सन्नाटे को चीरती सनसनी, सन्न कर देती है इंसान को। वाह, सन हो गया मैं भी। ये गाड़ी से आवाज भी बाहर गई होगी। और ये बदमाशियां जो आपके अंदर थी, जो गुंडागर्दी का तत्व था, जो जिसकी वजह से आप अपने मास्टर जी पे अकड़ गए थे, तो वो कब संयमित हुआ? ये आज भी संयमित नहीं है भाई। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा बाहर जाओ, बाहर निकल गया। बाहर से खड़े खड़े मैंने कहा देखिए अगर मैं गलत हूँ, हाँ, ठीक है, तो ईश्वर मुझे दंड देगा। हाँ, और अगर आप गलत हैं हम्म, तो 2 दिन के भीतर आपको दंड मिल जाएगा। ऐसा बोला हाँ, आपने? ऐसा मैंने बोला। मुझे आज भी उस चीज का पछतावा है। अब क्या बोलूं, मतलब क्या हुआ नहीं उनको? है। वो 2 दिन के बाद वो नहीं रहे। कई बार तो ये होता था कि मैं किसी व्यक्ति को देख रहा हूँ और देखते देखते मुझे लगता था कि यार कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, ये मामला ठीक नहीं चल रहा है इस आदमी का। हाँ। ये भाई बात 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसा कुछ मुझे लगता था। ओहो, अच्छा, इंट्यूशन होता था। हाँ, इंट्यूशन होता था और मैं बोल देता था, वैसा होने लग जाता था। तो बाद में मेरे दोस्त मेरा मुंह बंद कर लेते थे। जैसे ही मैं कहता था कि यार मुझे लग रहा है, तो ऐसे मुंह बंद कर ले। बोले तू बोल रहा भाई। 20 साल से आप एक शो कर रहे हैं, जो शो एक प्रोडक्शन हाउस ने शुरू किया, फिर उसके बाद जिस चैनल पर वो शो आया, वो चैनल का नाम बदल गया, वो चैनल बदल गया। करेक्ट। उसके बाद जो नया नाम आया, उसके साथ भी आप एसोसिएट हैं। बिल्कुल। वो चैनल नहीं रहे, वो नाम नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे, लेकिन टचवुड श्री हैं, सनसनी है। हाँ, तो इसका सीधा सीधा मतलब, कभी अंगारे सा जलता है दिल, कभी बर्फ जैसा पिघलता है दिल, कभी चोट करता कभी चोट खाए, कभी बेवफा सा खलता है दिल, कभी इश्क में डूब जाता है पहरों, संभलते संभलते संभलता है दिल, और कभी दिल से जीने की मांगे दुआएं, कभी खुदकुशी को मचलता है दिल। वाह, तो मैंने पलट के देखा ही नहीं। मतलब एक चैप्टर पूरी तरह से क्लोज कर दिया। हालांकि श्री वो चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हुआ नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्य फिल्म में आप कमांडिंग ऑफिसर बने हैं ऋतिक रोशन के, है ना? तो वो आपने अपना शौक वहां पूरा कर लिया। लेकिन लक्ष्य फिल्म में आपने काम किया, एनएसडी से आप पास आउट हैं, आपके एक मित्र जिनको आप 84 से जानते हैं, वो एक्टिंग की दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। तो कभी आपके मन में नहीं आया कि दिल्ली नहीं, मुंबई मेरी कर्म भूमि है और मैं वहां नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक चैनल में बन के रह गया, सिर्फ एक क्राइम शो का एंकर बन के रह गया? नहीं, ये सवाल बिल्कुल होता है। और ये वही फिल्म है जिसमें किट्टू गिडवानी के साथ आप रोमांस करते हैं? एग्जैक्टली। हाँ, वही। और उसकी भी एक कहानी। हाँ, उसकी कहानी, अरे बड़ी खतरनाक कहानी है उसकी। जिस श्री ने जिस सनसनी को 20 साल एंकरिंग किया और अभी भी कर रहे हैं, वो सनसनी के लिए रिजेक्ट हो चुके थे शुरुआत में। हाँ, अरे यार, बड़ी पुरानी चीजें निकाल करके लाए हो आप तो, कमाल है। और उस वक्त फिर जो जिस तरीके से ये शो आया और तमाम भयंकर क्रिटिसाइज किया गया, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स की बात करूं, नवभारत टाइम्स की बात करूं, तमाम बड़े बड़े अखबार, और आधे पेज के आर्टिकल आते थे मेरे ऊपर, और मतलब पूरी आलोचना की भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आलोचना भी अलग चीज हो गया, अच्छी चीज है, लेकिन चीजा अच्छी चीज। इन 20 सालों के करियर में कभी कोई किसी बात को लेकर अफसोस हुआ? अच्छा, गूगल पे अगर जाएं और श्रीवर्धन त्रिवेदी टाइप करें तो बहुत सारी चीजें अज्ञात हैं आपके बारे में। पत्नी अज्ञात, बच्चे अज्ञात, सैलरी अज्ञात। देखिए, सैलरी तो मैं नहीं पूछूंगा, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बाकी चीजें भी अज्ञात ही रहेंगी। कि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी रियलिटी शो से आपको ऑफर ना आया हो। अभी आपने बिग बॉस की बात की ना, आपने बोला था बिग बॉस, हर आदमी अपने आप में 6 बार उसको मना किया। बिग बॉस के लिए मैंने 6 बार मना किया। अच्छा, सारी टर्म्स कंडीशंस मेरी मानने के बाद मैंने 6 बार मना किया। वजह? और वजह है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि श्रीवर्धन के पास प्रतिद्वंदी चैनलों से डबल ट्रिपल सैलरी के ऑफर आते होंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। आते रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, बहुत प्रस्ताव आए, और आपने जैसा कहा डबल ट्रिपल, बिल्कुल आपने सही कहा। बल्कि मैं कहूँ कई बार उससे भी ज्यादा। हाँ। और छोड़ दीजिए, मैं नाम तो क्या लूं। हाँ। बड़े बड़े चैनल्स ने मुझे शेयर्स भी ऑफर किए। हाँ। ठीक है, जो कि ये बहुत बड़ा प्रस्ताव था। हाँ। लेकिन उस सब के बाद भी अगर मैं नहीं गया हूं तो कहीं ना कहीं दोस्तों, कुछ लोग कारनामा के सफर में ऐसे हम सफर बनते हैं जिनका पूरी दिन पूरी रात सोचने पर भी समझ में नहीं आता कि इंट्रोडक्शन क्या दिया जाए। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, पिछला कारनामा देख करके मेरी एक रिलेटिव ने मुझसे पूछा कि भैया अगला कारनामा आप किसका करेंगे? तो मैंने कहा अगला कारनामा श्रीवर्धन त्रिवेदी का करेंगे।
बोली ये श्रीवर्धन त्रिवेदी कौन है? अच्छा, मैंने कहा आप न्यूज़ चैनल देखती हैं? बोली भैया न्यूज़ चैनल देखना तो छोड़िए, हमें तो ये भी नहीं पता कितने न्यूज़ चैनल हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। अरे तो मैंने कहा फिर आप नहीं पहचान पाएंगी। मैंने कहा वो सनसनी करते हैं। बोली भैया वो जो ऐसे करके सनसनी करते हैं वो सनसनी सन्नाटे कुछ वो कुछ इस तरीके का। अरे मैंने कहा यार इसे कहते हैं लोकप्रियता। वही सनसनी वाले श्रीवर्धन त्रिवेदी जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्हें न्यूज़ चैनल न देखने वाले लोग भी जानते हैं। और आज हमारे कारनामा में वही हमारे मेहमान है। इससे बड़ा कारनामा कोई कैसे कर सकता है श्री भैया? अरे यार कि जो न्यूज़ चैनल ना देखता हो, ये मैंने बिल्कुल सही किस्सा सुना है। हाँ। एकदम सही किस्सा है कि वो न्यूज़ चैनल नहीं देखती, न्यूज़ चैनलों के नाम उन्हें नहीं पता, लेकिन बावजूद उसके जब मैंने उन्हें बताया कि वो सनसनी करते हैं, बोली वो आपका जो सिग्नेचर स्टाइल है, सिग्नेचर स्टाइल। तो उसी से शुरुआत हो जाए। एक बार बोल दीजिए बिल्कुल हो जाए। और आप सबके लिए और अनुराग भाई के लिए। हाँ। सन्नाटे को चीरती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को। वाह, सन हो गया मैं भी। ये गाड़ी से आवाज भी बाहर गई होगी। कैसे हैं श्री आप? बहुत बढ़िया बाबा। बहुत मुश्किल से पकड़ में आया आप। नहीं, ये अनुराग भाई जो है ये गलत बात कर रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल नहीं, इनके लिए मैं सबसे आसान और सबसे सुलभ व्यक्ति हूँ। मैं आपको बताऊं, मतलब वैसे सहज सुलभ नहीं हूँ जी। लेकिन अनुराग भाई इनको हम बाबा बोलते हैं, ये हमें बाबा बोलते थे। हमारा बाबागिरी का रिलेशन है। बाबागिरी का। तो हम लोगों ने भाई बड़े अरसे बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, एकदम। मैंने और अनुराग भाई। और खूब मस्ती करते थे, काम भी उतना ही करते थे और उसके बाद मस्ती भी बहुत होती थी। और लेकिन जो मस्ती होती थी उसमें भी कमाल की बात यह है कि काम की बहुत सारी बातें, काम की बहुत सारी ये बातें बहुत होती कमाल थी। की बात है। साहित्य की बहुत सारी बातें साहित्य होती की थी। बहुत सारी बातें। और कई बार बहुत बेकार की बातें भी हम लोग किया कर लिया करते हैं। तो बेकार की बातें करते करते आज कार में बातें कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया था श्री आपने। अच्छा, मैं अब दर्शकों को बता दूं कि श्री और मेरा एसोसिएशन वैसे तो 2007 से लेकर अब तक है, लेकिन हम लोगों ने साथ काम करने का अगर एसोसिएशन देखा जाए तो 2007 से लेकर 2011 तक में स्टार न्यूज में रहा, तब आप सनसनी किया करते थे। और उसके बाद 2016 से लेकर के 2021 तक में एबीपी न्यूज में रहा, तब भी आप सनसनी किया करते थे। तो ये कुल मिलाकर के 10 साल का हमारा साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो गया। करेक्ट। तो श्री आपको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते व्यक्तिगत तौर पर, दोस्त मित्र की बात नहीं कर रहा मैं, दर्शकों की बात कर रहा हूं। जो आपको कितने साल हो गए सनसनी को? 20 साल पूरे हो गए। वाह, बधाई हो। 20 साल, इस पर भी हम बात करेंगे। 20 साल से जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपको व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज्यादा नहीं जानते। करेक्ट। वो सिर्फ आपको एक क्राइम शो के एंकर के तौर पर जानते हैं, एक सेलिब्रिटी क्राइम शो एंकर के तौर पर जानते हैं। तो उनके लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आपने इतने सारे कारनामा किए हुए हैं। सबसे पहले तो आपके जन्म से अगर मैं शुरू करूं तो मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके डिंडोरी में आपका जन्म हुआ। एग्जैक्टली, है ना? अरे बहुत बखूबी याद है। क्या बात है। जन्म स्थान कोई कैसे भूल सकता है। करेक्ट। तो बाबा ये बताइए कि डिंडोरी का वो छोटा सा श्रीवर्धन त्रिवेदी जब उसने होश संभाला, जब उसे समझ आई, तो जाहिर सी बात है कि क्राइम शो के एंकर बनने के बारे में तो नहीं सोचा होगा आपने। तब तो टीवी नहीं था, खाली मुझे लगता है दूरदर्शन हुआ करता होगा, या शायद वो भी नहीं था। हाँ, उस वक्त तो दूरदर्शन भी नहीं था। दूरदर्शन भी नहीं था। श्रीवर्धन त्रिवेदी का बचपन, इसके बारे में तो खैर मैं भी नहीं जानता। कैसा भी था? नहीं, आप जानते हैं। अच्छा। आप इसलिए जानते हैं हाँ। क्योंकि जो लोग जिन्होंने मुझे बचपन में देखा है, आपने बचपन में नहीं देखा है, हाँ। लेकिन जिन्होंने मुझे बचपन में देखा और जो अब देखते हैं, ठीक है, वो कहते हैं बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। तो वो जो बचपन की एक मासूमियत है, नटखटपना है, हाँ। या चुलबुलापन है, वो जो शरारते हैं, वो भीतर से गया नहीं है अभी। मतलब इसको अगर हम दूसरे ढंग से समझें तो बचकानापन नहीं है, लेकिन बचपना जरूर भीतर है। वो तो श्री जिंदा रहना भी चाहिए। हाँ, वो जिंदा रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर वो है ना, बड़ी खूबसूरत सी बात है कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है। क्या बात है। तो मुझे लगता है वो हर किसी को अपने भीतर रखना चाहिए, और रहता है। हाँ। लेकिन इतनी सारी लेयर्स जमा हो जाती हैं जीवन की संघर्ष, चुनौतियां, तमाम झंझावातों से,
जूझते हुए आदमी कहीं ना कहीं अपनी उस चीज को बहुत नीचे सप्रेस कर लेता है, और वही सप्रेशन फिर बाद में आपकी पर्सनालिटी में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। और शायद मैं और आप ऐसे लोग हैं, या और भी बहुत सारे लोग होंगे खुशकिस्मत लोग जिन्होंने उस चीज को कहीं ना कहीं संजो कर बचा कर रखा। उसमें खाली मेरा योगदान नहीं है, ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, सिर्फ मेरा योगदान नहीं है, मेरी उसमें परवरिश है, मेरे माता पिता है, परिजन है, परिवार के लोग हैं, आप जैसे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, और फिर गुरु कृपा है और ईश्वर की कृपा है। वरना ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह के समाज में जिस तरीके के लोगों के बीच में आप रहते हैं और जिस तरह की चुनौतियों का आप लगातार सामना करते हैं, उसमें आप अपने आप को बहुत सहज और सरल, जो आपने शुरू में एक बात की ना, ये जो हम प्रोग्राम करते हैं ये बहुत ही सहजता और सरलता के साथ होता है। तो मेरा ये मानना है कि आज के समय में अगर सबसे मुश्किल काम है, सबसे कठिन काम है, तो वो है सरल हो जाना। एग्जैक्टली। तो ये सरलता अगर कहीं ना कहीं से आई है तो उसमें परिवार का, और सबसे ज्यादा मेरे गुरुदेव, परम पूजनीय गुरुदेव भगवान पूजनीय श्री दत्ता जी का, जिनको आप भी जानते हैं, तो उनकी बड़ी महती कृपा है। तो वो जितने सरल थे, सहज थे, इतने प्रकांड पंडित होते हुए, विद्वान होते हुए, ईश्वर तुल्य मानते हैं हम, उस सब के बाद भी जो सरलता, जो सहजता, जो मासूमियत और जो बचपना उनके भीतर था, जी ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनसे आया है, ये उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। अब आपने जो बचपन की बात की, तो जैसा आपने कहा कि डिंडौरी में मेरा जन्म हुआ, नर्मदा का किनारा है, रेवा नदी का तट है, अमरकंटक से थोड़ा सा तकरीबन 90 किलोमीटर पहले है, और जबलपुर से 90 या 100 किलोमीटर बाद में है। ठीक है। तो अमरकंटक वो स्थान है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम है। नर्मदा की महत्ता के बारे में सब जानते ही हैं। ये कहा जाता है कि आप गंगा में अगर आपको स्नान करने से पुण्य मिलता है, बाकी नदियों में स्नान करने से पुण्य मिलता है, तो नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो कुंवारी है। अच्छा, ठीक है। अगर आप मैथोलॉजिकली जाएं तो आप समझेंगे कि वो कुंवारी नदी है, और एकमात्र ऐसी नदी है जिनके दर्शन मात्र से आपके जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य जो है धुल जाएंगे। जो पाप हैं, जो आपके बुरे कर्म हैं, वो आप नष्ट हो जाते हैं, वो धुल जाते हैं, आप पुण्य कमाते। तो नर्मदा नदी की महत्ता के बारे में क्या कहूँ। सबिंदु सिंधु सुस्वलत तरंग भंग रंजितम दिशुपा प्रजात जात कारी बारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हरि वर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, हर हर नर्मदे हर। तो जन्म मेरा वहां रेवा नदी के तट पर हुआ, और मेरी जो परवरिश और प्रारंभिक शिक्षा थी वो वहीं पर हुई। लेकिन चूंकि मेरे माता पिता जो थे वो स्कूल में थे, प्रिंसिपल थे जी, तो फिर उनका बीच में कहीं ट्रांसफर हुआ, वो लोग वहां चले गए, और मेरे जो हेडमास्टर साहब थे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त थे। अच्छा। तो उनको लगा कि ये कुछ तो इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ तो है। तो जब मैं दूसरी जमात में था तो मुझे उन्होंने प्रमोट करके 5वीं में कर दिया। अच्छा, तो सीधा 2 साल। पढ़ाई लिखाई में कुछ एक्स्ट्रा? पढ़ाई लिखाई में तो नहीं कहूंगा मैं, पर कहीं उनको भीतर कोई स्पार्क दिख गया कि कोई तो इसमें बात है। अभिनय से संबंधित या साहित्य से संबंधित? साहित्य और अभिनय से संबंधित। पढ़ाई लिखाई में भी एवरेज मैं कहूंगा बुरा नहीं था, कुछ विलक्षण दिखा, विलक्षण उनको दिखा, तो वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद माता पिता का ट्रांसफर भी दूसरी जगह हो गया, मैं भी वहां से चला गया साथ में उनकी, क्योंकि उनकी ट्रांसफरेबल जॉब उस समय थी। मैं चला गया, वहां फिर मेरा 5वीं में एडमिशन कराया गया। तो वहाँ खुराफाती थे, तो बचपन में जो हमारे जो नया स्कूल था वहाँ हेडमास्टर साहब के साथ कुछ हमारी कहा सुनी होगी 5वीं क्लास में। अच्छा, 5th क्लास में? हाँ, 5th क्लास में। तो चूंकि तेवर थोड़े ऐसे रहे हैं, तो कुछ वाद विवाद ज्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत बात है। तो हमारे पिताजी, चूंकि अब देखिए एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल की इज्जत करना जानता है, बिल्कुल, है ना, तो वो सिद्धांतों से बंधे व्यक्ति थे, बिल्कुल खाटी ईमानदार व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा बेटा तुम तो यहाँ नहीं पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने बिल्कुल वहां से भी तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर अंदर जाकर, पगडंडियों से जाना होता था, अंदर एक गांव में, बहुत ही छोटा सा गांव था, मुश्किल 10-12-15 घर रहे होंगे, वहां एक छोटा सा स्कूल हुआ था, तो वहां हमारी भर्ती करा दी। बोले बेटा अब तुम यही पढ़ोगे। अच्छा। हाँ, बोले सुधरना तो जरूरी है। तो हम जाते थे वहां, साइकिल उठाए चले जाए, टिफिन इफिन हमारी माताजी बांध दिया करती थी, चले जाते थे। कुछ दिन तक तो हम गए, और उसके बाद होता ये था कि एक दिन उनको ये खबर आई कि भाई ये तो तकरीबन 20-25 दिन से स्कूल ही नहीं आए। अच्छा। उन्होंने कहा जाते तो रोज है, तो कहाँ जाते हैं। तो उन्होंने किसी को भेजा, पीछे एक पियून को भेजा। तो जब वो आया तो उसने आकर के रिपोर्ट दी। तो होता क्या था कि रास्ते में शमशान घाट पड़ता था। अच्छा। तो वहाँ मिला जुला था वो शमशान घाट, मतलब हिंदू मुसलमान दोनों का एक साथ ही हुआ। कब्रिस्तान भी था, शमशान भी था। हाँ, तो वहाँ कुछ कब्रें बनी हुई थी, तो जो ऊपर उठा करके बना दिया जाता है चबूतरा सा। हाँ। तो हम आराम से जाते थे, हमने कहा कौन जाएगा स्कूल यार। अच्छा। तो वहीं आराम से
धूप वूप में बैठ करके और कब्र के ऊपर बैठ करके भोजन वोजन खोल करके अरे! खाया करते थे, ठीक है। अरे! और उसके बाद वापस आ जाया करते थे। हाँ। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात है, हाँ। तो उन्होंने वापस मुझे डिंडोरी भेज दिया। ठीक है। तो वहां मेरे ताऊ जी और ताऊ जी की बेटी कॉलेज में थी, उनके साथ फिर मैं रहने लगा। और फिर मैंने 5वीं वहीं से की, उसके बाद 6वीं 7वीं से फिर वापस यहाँ आया। फिर लेटर ऑन फिर जब 11वीं में था तो फिर वापस सब लोग डिंडोरी आ गए, ऐसा हुआ। हाँ। फिर वहां से मैंने, तब 11वीं बोर्ड हुआ करता था, 11th बोर्ड हुआ करता था। हाँ। तो 11th बोर्ड में मैंने कहा कि ठीक है साहब। और ये बदमाशियां जो आपके अंदर थी, जी। जो गुंडागर्दी का तत्व था जो जिसकी वजह से आप अपने मास्टर जी पे अकड़ गए थे, तो वो कब संयमित हुआ? ये आज भी संयमित नहीं है भाई। अच्छा। हाँ, इसको संयम में रखना पड़ता है। ये देखिए, ये मूल स्वभाव आपका कहीं जाता नहीं है। हाँ। ठीक है ना। हाँ, चाहे वो नफरत का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे घृणा का हो, चाहे तिरस्कार का हो, क्रोध का हो, चाहे या क्रोध का हो, ये कुछ मूलभूत चीजें हैं जो आपके स्वभाव का अंग होती हैं। और क्यों ना हो, क्रोध है तो क्यों नहीं आना चाहिए। गलत बात बर्दाश्त गलत बात आपको बर्दाश्त नहीं है। तो बस ऐसे ही कोई गलत बात हो गई थी। हाँ। और बल्कि ऐसे एक वाकया मुझे याद आ गया, वो पता नहीं शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करिए। मैं स्कूल में था, मिडिल स्कूल में था, तो हमारे हेडमास्टर साहब जो थे, मैं मॉनिटर था क्लास का। अच्छा। ये 8वीं क्लास की बात है। अच्छा। और उन्होंने बात बेबात मुझे, किसी बात पर कौन सी खुंदक थी, किस चीज से थी, या मेरे पिताजी से थी, मुझे नहीं मालूम। एक दिन क्लास में आए। अच्छा, वहां ड्यूटी लगा देते थे हम लोग कि भाई ठीक है, ये क्लास तुमको साफ करनी है, तो मैं 2-2 लड़कों की ड्यूटी लगा देता था। कभी खुद भी करता था कि झाड़ू ले लो, झाड़ू लगा लो, साफ कर दो क्लास, टाट पट्टी वगैरह जो थी बिछा दो अच्छे से। हम तो उस कल्चर के हैं, टाट पट्टी वाले जी। और उस दिन पता नहीं किस मूड में वो आया, सब कुछ ठीक ठाक था, बस वो झाड़ू कहीं किनारे रखे दिख गए थे। वो भी मेरी गलती नहीं थी, गलती किसी और की थी। अच्छा। और उन्होंने ताबड़तोड़ बिना कुछ पूछे ताछे ठुकाई शुरू कर दी। अच्छा। हाँ, और तबीयत से मारा उन्होंने, ऐसा नहीं है। हाँ। बेंत हुआ करती थी। हाँ। तबीयत से मारा। और मुझे ये समझ में ना आया कि कमबख्त मेरा कसूर क्या है भाई, मैं ये तो पिट क्यों रहा हूँ? मैं पूछ भी रहा हूँ। मैंने कहा सर गलती क्या है, ये तो बता दो। और सारे बच्चे सहमे से खड़े, रोना भी आ गया, जाहिर सी बात है, छोटे तो थे ही। तो फिर मैंने उनसे लास्ट में यही कहा, बाहर निकल आया मैं। हाँ। उन्होंने कहा बाहर जाओ, बाहर निकल गया। बाहर से खड़े खड़े मैंने कहा देखिए, अगर मैं गलत हूं, हाँ। ठीक है, तो ईश्वर मुझे दंड देगा। हाँ। और अगर आप गलत हैं तो 2 दिन के भीतर आपको दंड मिल जाएगा। ऐसा बोला? हाँ, ऐसा मैंने बोला। मुझे आज भी उस चीज का पछतावा है। अब क्या बोलूं, मतलब क्या हुआ वो 2 दिन के बाद वो नहीं रहे। मुझे उसका पछतावा आज तक है, खैर, इस चीज का। ओहो, जिब्वा पर सरस्वती और थी। वो पता नहीं क्या था, जो भी था। और ऐसा हालांकि उसके बाद कई दफा हुआ। अच्छा। हाँ, कई दफा हुआ। और कई बार तो ये होता था कि मैं किसी व्यक्ति को देख रहा हूँ और देखते देखते मुझे लगता था कि यार कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, ये मामला ठीक नहीं चल रहा है इस आदमी का। हाँ। ये भाई बस 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसा कुछ मुझे लगता था। ओहो, अच्छा, इंट्यूशन होता था। हाँ, इंट्यूशन होता था और मैं बोल देता था, वैसा होने लग जाता था। तो बाद में मेरे दोस्त मेरा मुंह बंद कर लेते थे। जैसे ही मैं कहता था कि यार मुझे लग रहा है, तो ऐसे मुंह बंद कर ले। बोले तू बोलना मत, तू बोलना मत। हालांकि इस चीज से मुझे बाद में तकलीफ होने लगी, तो मैंने ईश्वर से फिर क्षमा प्रार्थना भी की, निवेदन भी किया। मैंने कहा कि देखिए जो भी है, ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो मुझे उसका ज्ञान नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे सांसारिक व्यक्ति हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब आपको मान लीजिए कोई किसी प्रकार की कोई शक्ति, कोई ईश्वर की कृपा प्रसाद रूप में आपको कुछ मिल रहा है, तो आपको उतना संभालने योग्य भी बनना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर मैं नहीं हूं तो फिर ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज जरूर थी कि मैं बचपन से पूजा पाठी व्यक्ति बहुत रहा हूँ। अच्छा। तो हाँ, वो बैठ गया तो पता चला 1 घंटे बैठ गए, 2 घंटे बैठ गए, तो वो बचपन से ये चीज रही है। मतलब ये हुआ करता था कि मेरे परिवार वाले भी कहते थे कि यार फलाना व्यक्ति दूसरे शहर में अभी है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो मैं बैठे बैठे ध्यान करके बता देता। तो एग्जैक्टली 100% वही निकलता था। अच्छा। 100% कि आप इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, ये तक बता देता था मैं। लेकिन इन चीजों से मुझे लेटर ऑन थोड़ी सी परेशानी होने लगी। तो जब परेशानी होने लगी तो मुझे लगा कि यार ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब कुछ लोगों के बारे में जानकर आप खुद भी विचलित भी हो जाते थे, और फिर मुझे लगता था कि नहीं, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। मुझे लगा ये चीज मेरे लिए जरूरी नहीं है, वे कहीं से आई, कहाँ से आई मुझे नहीं मालूम, पर मुझे लगता था कि मेरे लिए ये चीज जरूरी नहीं है। तो मुझे लगा मैं इससे कट ऑफ कैसे करूं।
लोगों को ये चाहिए होता है, हाँ, हाँ। और मैं चाह रहा था कि मेरे पास न रहे, हाँ, क्योंकि मुझे तो किसी दूसरी दिशा में जाना था। हम्म, और मुझे एक डर हमेशा रहा है हाँ। कि अगर मैं उस दिशा में चला गया तो मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा यहाँ। वो कौन सी दिशा थी? ये वही यही जिस दिशा की मैं अच्छा, बात कर intuitions रहा हूं। वाली। हाँ, ये सारा कुछ जो है ना, हम्म। एक जो दूसरी दुनिया है, तो मुझे लगता था कि अगर मैं उस दिशा में गया, इसके बारे में बाद में किसी बहुत विद्वान व्यक्ति से मेरी बात हुई, जो बड़े जानकार थे और बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे और जी। ईश्वर की बड़ी कृपा प्राप्त थी। तो उन्होंने कभी बातचीत में मुझे कुछ उन्होंने देखा दाखा, जो भी समझा मुझे नहीं मालूम, तब उन्होंने मुझसे कहा, जो डर मुझे था, ये डर मेरा तब सिद्ध हुआ जब उन्होंने मुझे उसको सर्टिफाई किया कि बेटा, लोगों को जो चीज कई वर्षों के तब के बाद मिलती है, वो तुमको 2 महीने मिल जाएगी, तुम्हें 20 दिन में मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे संस्कार पूर्व जन्म के ऐसे, पूर्व जन्म के। तो कुछ प्रारब्ध है हाँ। जिसके कारण तुम्हारे साथ ये सब होता था, तुमको मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम चले गए तो वापस नहीं, वापसी का कोई रास्ता वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो मैंने कहा यही डर तो मुझे पहले था। तो बोले यही मैं तुमको बता रहा हूँ। बोले ये तो तुमने मुझे बाद में बताया, लेकिन मैं तुम्हें ये पहले बता देता हूँ। बहरहाल, तो बचपन मेरा बड़ी खिलंदड़पन में भी बीता और माता पिता का बड़ा स्नेह था मुझ पर। और ये कहा भी जाता है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे चूंकि ताऊ जी और ये सब मालगुजार थे और कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे। अच्छा। तो वो गांव में रहते थे, हाँ। डिंडौरी से तकरीबन 30-35 किलोमीटर अंदर। बड़ा बिगड़ रास्ता था वो। तो जो भी डेट रही होगी मेरे आने की, मुझे मालूम नहीं है। जो मुझे बाद में बताया जाता है, मेरी माता जी ने, सबने बताया मुझे। तो हुआ यूं कि अचानक 2 दिन पहले से कुछ तैयारियां वहां गांव में चल रही थी। ताई जी, वो सारे लोग जो भी चीजें तैयारियां करते हैं, वो सब हो रही थी कि 2-3 दिन बाद जाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है। तो अचानक एक दिन दोपहर में हमारे ताऊ जी सो रहे थे। हाँ। उनका नाम है पंडित सूरत प्रसाद मिश्रा, अब नहीं है। अच्छा। तो वो भी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी हुआ करते थे, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। तो अचानक वो दोपहर को, गर्मी का दिन था, ये नवंबर का महीना था, अचानक सोकर के उठे। हाँ। और अचानक उठ करके उन्होंने हमारी ताई जी को, बड़ी माँ को बोला, आकर के उठाया, बोले सुनो चलना है। अच्छा। बोले कहाँ? बोले वहां चलना। बोले क्यों? बोले माया मतलब मेरी माँ का नाम था। ठीक है। बोले माया को कुछ हुआ? हाँ। अरे बोले अभी तो है, 2-3 दिन का समय है, अभी नहीं। हाँ। बोले नहीं चलना है, जो भी। बोले अभी कुछ तैयारी बाकी। बोले छोड़ दो तैयारी, जितना है सब जो सामान तैयारी लेके बस चलना है। हाँ। चले आए तो मैं मिल गया यहाँ पर। फिर उनसे पूछा गया कि भाई आपने कैसे बोल दिया ये? हाँ। तो बोले कुछ नहीं, मामा मेरे सपने में आए थे। मामा मतलब मेरे जो दादा हैं, ठीक है। ग्रैंडफादर। ओके। ठीक है। तो जो मेरे ताऊ जी हैं, वो मेरे फादर और ताऊ जी रियल ब्रदर नहीं है, बट मोर देन रियल, ऐसा वाला रिलेशन था। हाँ। तो बोले मुझे मामा सपने में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सूरज, ये क्या है, तुम सो रहे हो, मैं आ गया हूँ, मेरे स्वागत के लिए तुमको नहीं होना चाहिए। ओह। वो बोले फिर मैं आया। तो हुआ ये कि ये फिर वो कनेक्टिविटी दूसरी वाली चली गई, ठीक है? और फिर हुआ भी ऐसे कुछ, यहाँ आकर के देखा तो पता चला मैं अपनी माँ का दूध भी नहीं पी रहा हूँ। अच्छा। बड़ा रुष्ट हूँ, पता नहीं क्या, बहुत सारी कहानियां हुई। तो फिर बड़ा मनाया गया। फिर वहीं लपेट लपाट करके 2 दिन बाद मुझे गाँव घुमाया गया, खेत खलिहान घुमाया गया, भैया सब ठीक ठाक है आपका, देख लो, और अब हम ये करेंगे आपके लिए, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा करेंगे। तब जा करके तो लगभग 3-4 दिन में वो बकरी का दूध फाये से, रुई के फाये से पिलाया जाता था। तो उससे मेरा काम चल रहा था। तो इस तरीके से तो मेरा ये जन्म की कहानी हो गई। तो मैं कह सकता हूँ आपकी कहानी सुनकर के कि कुछ दिव्यात्मा का वास है आपके अंदर, और कुछ ऊपर वाले का एक दृष्टि है, हाथ है उसका ऊपर वाले का। वो मैं हमेशा मानता हूँ भाई। मैं तो बल्कि लोगों से कहता हूँ। और एक बात बताओ ना, आप तो खैर इतने लंबे समय से मुझे देख रहे हो जी। मेरा जीवन बड़ा सादगी वाला है। हाँ। ठीक है, कोई दंड फंद में ज्यादा पड़ता नहीं, लेकिन 20 साल अगर मैं एक शो कर रहा हूँ, ठीक है, और तमाम चीजें जो भी मैं करता रहता हूँ, ये मेरे वश की बात तो नहीं है जब तक कि कोई कृपा ना हो आप पर। ठीक है। तो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, मतलब श्री आप सही कह रहे हैं, 20 साल से आप एक शो कर रहे हैं, जो शो एक प्रोडक्शन हाउस ने शुरू किया, फिर उसके बाद जिस चैनल पर वो शो आया, वो चैनल का नाम बदल गया, वो चैनल बदल गया। करेक्ट। उसके बाद जो नया नाम आया उसके साथ भी आप एसोसिएट हैं। वो चैनल नहीं रहे, वो नाम नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे, लेकिन टचवुड श्री हैं, सनसनी है। हाँ, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये कृपा है। हाँ।
कृपा। ठीक है, हाँ। और मैं ये बात ठोक बजा करके कहता हूँ, मतलब इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। हाँ मैं लोगों को समझाता हूँ कि देखो भाई, जब आपको घर में जैसे ट्यूबलाइट जलानी हो, बल्ब जलानी हो, कोई छोटी मशीनरी चलानी हो, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, 2 पिन प्लग का इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ और जब आपको कोई बड़ी चीज चलानी होती है, एयर कंडीशनर चलाना है या जनसेट चलाना है या कोई भी बड़ी चीज, तो आप 3 पिन प्लग का इस्तेमाल करते हैं। यस तो उसमें एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक प्लस है, एक माइनस है, और जो तीसरा होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता ठीक है, है। हाँ। तो मैं अपने केस से मानता हूँ कि भाई एक है ये जो कर्म का पिन, हाँ एक है भाग्य का पिन, एक है कर्म का पिन, एक है भाग्य का पिन, और जो तीसरा जो है मैं इससे चलता हूँ, यह है कृपा का पिन। वाह 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 ठीक है। तो मेरा जो है, मेरी चार्जिंग यहाँ से चल रही होती, तीसरी वाली पिन से। वाह। तो बस यही है, और बाकी ठीक है, बाकी फिर पढ़ाई लिखाई होती रही। फिर 11th मेरा, हाँ, बचपन से एक चीज जरूर थी कि मैं, पता नहीं क्यों, मुझे स्टेज पर चढ़ना, परफॉर्म करना, लोगों के बीच में जाना, गाना गाना या और तमाम इस तरह की एक्टिविटीज जो कल्चरल एक्टिविटीज थी, उसमें बड़ा मन लगता था। उसका एक कारण ये भी रहा है कि मेरी माँ इन चीजों में बहुत मुखर थी और बड़ी अच्छा। प्रवीण थी। हाँ, लिखती बहुत सुंदर थी वो, उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती थी, ड्राइंग बहुत अच्छा करती थी, और साथ में डांस, ड्रामा, ये सब उनको बड़ा। मुझे याद आ गया, एक माता जी की कविता आपने सुनाई थी मुझे। कुछ मेरे पास उसका वीडियो भी रिकॉर्ड है। कोई संदर्भ आपको याद है? संदर्भ याद नहीं है, पर वो मेरे मोबाइल में है। वो तो नहीं सुनाई थी, दिल के ऊपर कुछ हाँ कुछ उन्होंने एक बार मुझे सुनाई थी, मुझे याद हो गई थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, ये दिल जो होता है ना, बड़ा यही है। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा था कि बड़ा कमबख्त होता है। सुना दीजिए। तो मैंने पूछा क्यों, तो कुछ दिल की बात चली, तब हम थोड़ा बड़े होने लग गए थे। हाँ तो कहीं कुछ ऐसी मसला फंस रहा होगा, तो उन्होंने कहा बेटा, ये दिल, इस दिल को ना थोड़ा काबू में रखा करो। हाँ तो बड़ा दोस्ताना मिजाज था उनका, तो समझाती भी ऐसी थी वो। तो ये नहीं कि डांटना फटकारना, वो भी चलता था। लेकिन अगर लगता था कि बच्चे कहीं थोड़ा सा बहक रहे हैं, कुछ हो रहा है, या किसी गलत संगत का असर हो रहा है, कोई गलत प्रभाव में है, तो वो समझाती बड़े अच्छे से थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये जो दिल होता है ना, इसको थोड़ा सा नियंत्रण में रखना चाहिए। तो बोले, तुम सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ। तो उन्होंने उस वक्त वो सुनाया था। उन्होंने कहा कि कभी अंगारे सा जलता है दिल, कभी अंगारे सा जलता है दिल, कभी बर्फ जैसा पिघलता है दिल, कभी चोट करता, कभी चोट खाए, कभी बेवफा सा खलता है दिल, कभी इश्क में डूब जाता है पहरों, संभलते संभलते संभलता है दिल, और कभी दिल से जीने की मांगे दुआएं, कभी खुदकुशी को मचलता है दिल। वाह। बोले बेटा, ये दिल चीज ही ऐसी है, इसको बहुत नियंत्रण में रखना पड़ता है, और इसके लिए अपना दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त, तीनों का समन्वय बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह। नमन है ऐसी माता जी को, सभी माताओं को नमन है। सभी माताओं को। लेकिन आपकी माता जितनी विलक्षण थी, उसका एक प्रतिबिंब आपके व्यक्तित्व में दिखाई देता है श्री। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके के आपके तेवर हैं, जिस तरीके का आपका एटीट्यूड है लाइफ को देखने का, कभी सोचा नहीं कि फौज में जाऊं? गलत बात बर्दाश्त नहीं है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का आपका तेवर हमेशा रहता है। आज भी आप सनसनी में यही कर रहे हैं अपने क्राइम शो में। आप लोगों को आगाह कर रहे हैं, गलत के प्रति सजग कर रहे हैं। कभी सोचा नहीं कि या इस तरीके का कोई किस्सा है कि आपका सिलेक्शन हुआ था मैं आपको, हाँ, एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ आपको कि वो आपने सही कहा। शायद यही रीजन है कि वो चूंकि नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ आ गया। मुझे नहीं मालूम कि कुछ चीजें डिस्टाइंड होती हैं, कुछ नियति निर्धारित करती है आपकी जी। चीजों को। तो और वैसे भी देखिए, मैं ये इस बात में फर्मली बिलीव करता हूँ, लाइफ इज जस्ट 10% हाउ यू मेक इट एंड 90% हाउ यू टेक इट। तो आपका परसेप्शन है, जिंदगी को देखने का आपका नजरिया है, और नजरिया बदला तो नजारे बदल ही जाते हैं। तो ये जो आपने कहा, मैंने एमएससी किया था इलेक्ट्रॉनिक्स से, सागर विश्वविद्यालय से। अच्छा। तो जब एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने किया, उसके बाद फिर मैंने दाखिला लिया BLISC में, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है। उसी दौरान एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तहत एक डिपार्टमेंट है, ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट, सागर में। तो वहाँ इसी तरह की कल्चरल एक्टिविटीज हुआ करती थी, तो उसमें डिप्लोमा कोर्स शुरू हुआ था। तो मैंने वो भी ज्वाइन कर लिया। उसी दौरान मैंने PhD के लिए भी अप्लाई कर दिया, वो भी शुरू हो रहा था। एडहॉक में लेक्चरशिप भी मेरी लग गई। तो ये सब काम मैं कर रहा था। और MSc इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने अच्छे अंकों से अच्छा डिवीजन लेकर के हासिल किया था। तो सपने दूसरे तरह के थे ही कुछ। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि बचपन से एक वो चीज थी कि मुझे याद है कि मैं 3 या 4 वर्ष की अवस्था से मंच पर चढ़ना मैंने शुरू कर दिया था।
अच्छा। परफॉर्म करना शुरू कर दिया था बाकायदे। हाँ, अच्छा। और इसमें पूरा सहयोग मुझे परिवार का मिलता था, माता जी का तो 100% मिलता ही था। तो जैसे जब 15 अगस्त होता था या 26 जनवरी होती थी, ठीक है, तो वो कविताएं लिख देती थी हम लोगों के लिए, और हम जाकर के मंच पर खड़े हो जाते थे। तब हाफ पैंट पहने हुए, कांपते हाथों से वो पैंट यूं यूं मोड़ भी रहे हैं, ठीक है, और इतनी जनता जनार्दन बैठी हुई है। हाँ। तो बल्कि उनकी लिखी एक 15 अगस्त की कविता है, मुझे याद आ गई आपको बोलते हाँ, बोलते। हाँ। उस वक्त अब उनकी सोच आप इससे देखिएगा किस तरह की होती थी, जबकि बच्चे के लिए लिख रही है। तो अगर किसी बड़े के लिए वो कहती तो क्या कहती, तो तब शायद हम चौथी पांचवी में रहे होंगे बमुश्किल। हाँ। तो उस वक्त की एक याद आ गई आपसे बात करते हाँ। करते। राष्ट्र ध्वजा को शीश नवा श्रीवर्धन करे प्रणाम, अमर शहीदों हम पूर्ण करेंगे वे सारे अरमान, वे सारे अरमान हमारे हृदय पर अंकित हैं, शीश चढ़ाना आज स्वतंत्रता के लिए निश्चित है। वाह। आज देश की राष्ट्र प्रतिज्ञा खंडित सी होती है, अपनी स्वार्थ पूर्ति की खातिर राजनीति होती है, राजनीति होती है ऐसी कभी कल्पना की थी, राम राज्य के सपने की क्या ऐसी गति सोची थी, समता ममता और एकता लड़ती तीनों बहनें, विचलित होती देश नीति नेताओं के क्या कहने, नेताओं के क्या कहने, देश उद्धार हमें करना है, सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का सत्कार हमें करना है। तो ये उस वक्त की सोच है। थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे के लिए ये कविता लिखी, और उस और बच्चे ये को याद भी है। याद है। और ये उस वक्त, अभी जब मेरी माँ हॉस्पिटलाइज थी तो ये कविता मुझसे सुना करती थी। अब आप ये देखिए कि वो उस वक्त लिखी हुई कविता आज के समय में पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात कि वो सोच उनकी कितनी आगे की थी। खैर, तो मैंने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया, उसके बाद तमाम चीजें कर रहा था। फिर एमपीपीएससी के थ्रू एक पोस्ट निकली थी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट की, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। पर मन में कहीं था कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, इत्यादि ये सब था। उसी बीच में लेफ्टिनेंट की पोस्ट की एडवर्टीजमेंट आई, ठीक है, मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। अब चूंकि एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है, तो बीइंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सीधा लेफ्टिनेंट का जॉब था। उसके बाद हर 2 साल में प्रमोशन भी था। तो इलाहाबाद में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी में मुझे बुलाया गया। मुझे आज भी याद है, मेरा चेस्ट नंबर 24 था, वहाँ चेस्ट नंबर दिया जाता है। अच्छा। चेस्ट नंबर मेरा 24 था। उसके लिए मैंने भरपूर मेहनत की, तकरीबन 3 एक महीने। हमारे यहाँ सागर में एक वो है महार रेजिमेंट है, तो वहाँ किसी कर्नल के थ्रू हमारे बड़े भाई चुके थे, उन्होंने बात की और उन्होंने कहा ठीक है भेज दो इसको। तो मैं 2.5-3-4 किलोमीटर दौड़ लगा के जाता था, वहाँ 2-3 जवान मेरे लिए तैनात कर दिए गए थे, वो मुझे तोड़ करके रख देते। बहुत बुरा, मतलब शुरू के 8-10 दिन तो मुझे लगता था मैं क्या ही कर रहा हूँ, ये हालत नहीं होती थी उठने की, जैसे प्रहार फिल्म में। और बहुत मतलब हर तरह का ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग्स लेकर तमाम जितनी सारी चीजें वो सब। लेकिन ये हुआ कि उन्होंने महीने भर में मुझे आदमी बना दिया सब। हाँ, फिर तो लगता था कि और क्या ना कर लिया जाए। फिर वो कहते थे कि अब तू सही आदमी है, मैं फिर उनको चैलेंज देने लग गया था। बहरहाल पूरी ट्रेनिंग वेनिंग के बाद फिर जब इंटरव्यू का दौर आया तो 4-5 दिन का इंटरव्यू होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, वहां गया जी, और वहां भी टॉप पर ही रहे। फिजिकल में तो 100% टॉप पर रहते थे हम हमेशा। बाकी चीजों में 19-20 चलता था, लेकिन मुझे मालूम था फिजिकल की वजह से तो 100% मेरा हो ही जाएगा, और हुआ भी यही। ठीक है। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए हमने आवेदन कर दिया। अच्छा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए। ठीक है। और वो किया, और पहली बार में ही ऐसा कुछ हुआ कि सिलेक्शन हो गया। मैंने अपना सेंटर डाला था दिल्ली। तो मुझे आज भी याद है कि वो रात को बारिश हो रही थी और मैं सागर यूनिवर्सिटी के 4th हॉस्टल, जो रिसर्च हॉस्टल था, मैं वहां पर था, क्योंकि मेरे बड़े भाई रिसर्च कर रहे थे और प्रोफेसर भी थे, तो वो वहां पर थे। तो मैं उनके साथ रहा करता था। तो रात को दूसरे दिन मुझे फॉर्म भेजना था, पूरा पैक कर लिया था मैंने, एनवेलप पैक था। तो हमारे मित्र आशुतोष राणा आए बाइक से, गाडरवारा में रहते, तो वहां से आए, बोले भाई तुमने भर दिया फॉर्म? मैंने कहा भर दिया यार। तो बोले सेंटर क्या भरा? सेंटर दिल्ली भरा। हाँ नहीं, दिल्ली विल्ली नहीं, मुंबई जाएंगे। अबे हमने कहा भर दिया भाई, दिल्ली भर दिया, पैक कर दिया। बोले निकालो। वापस फाड़ा गया, निकाला गया, वो दिल्ली की जगह मुंबई भरा उसको। ठीक है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि तैयारी करते रहे हम लोग। तो अच्छा, मजे की बात है कि दोनों ने एक से तैयारी की। ठीक है। मतलब जो परफॉर्म करना है उसके लिए वो पोर्शन भी एक साथ तैयार किया, एनेक्टमेंट के लिए डांस भी एक साथ तैयार किया, गाना भी एक साथ तैयार किया, सब 100% से।
तो लोग कहते भी थे यार क्या कर रहे हो, एक तो तुम दोनों मुंबई जा रहे हो, एक दूसरे का रकीब साथ में लेकर के जा रहे हो तुम लोग, ठीक है, होगा तो किसी एक दूसरे के का कंपटीशन बने हुए हो, हाँ। और नहीं तो दोनों के नहीं होगा तुम लोगों का। हमने कहा होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ। फिर हम लोग मुंबई आ गए और मुंबई में पहली बार में हम, अच्छा इंटरव्यू दे करके दोनों बड़े बिंदास हो गए। इंटरव्यू देते बोला भाई अच्छा हो गया है, आलोकनाथ और तमाम लोग पूरी जूरी बैठी हुई थी, ठीक है। नजदीक के सारे रिस्पेक्टेड लोग। हाँ। तो दे करके हम लोग निकल गए। हम लोग इंटरव्यू अच्छा हो गया ना, अब चलो चाय वाय पी के आते, थोड़ा घूम के आते, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा देखा जाएगा। वो सब करते कराते साहब नेशनलिज्म ड्रामा। अब यहाँ सिलेक्शन हो गया, अब वहां सिलेक्शन हो गया, यहाँ सिलेक्शन हो गया, तो अब बड़ी धर्म संकट की स्थिति हो गई कि एक तरफ बड़ा सिक्योर सा आपका फ्यूचर है और एक तरफ वो जगह जहां आपको एक तरह से रोज कुआं खोदना है, रोज पानी भरना है वाली स्थिति थी। तो मैंने कहा यार क्या किया जाए, तो अब ईश्वरवादी व्यक्ति हैं, तो मैंने घर वालों से चर्चा की, तो घर वालों का यही था कि बेटा तुमको जो करना है करो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था थोड़ा सा इंक्लाइंड इस तरफ है, माता जी का विशेष रूप से, बेटा कहाँ फौज वौज में जाओगे, झंझट वंझट होती रहती है, तुम तो यहाँ रहो और बढ़िया ये वाला काम करो और तुम्हें ये पसंद भी है। तो मैंने कहा नहीं ऐसे बात नहीं बनेगी। तो मैंने 3-4 पर्चियां बनाई छोटी छोटी। अच्छा। मैंने जाके भगवान के सामने रख दी, क्योंकि उनको तो मानते ही हूँ मैं। और फिर मैंने निवेदन किया, हमने कहा देखिए बड़ा क्रूशियल पॉइंट है ये, ठीक है, अब ये आपको संभालना है। और मैंने कहा बेस्ट ऑफ 3 करेंगे, जो आ जाएगा। अच्छा, तीनों बार इत्तेफाक से नेशनल स्टॉप ड्रामा आ गया। तीनों बार एनएसडी की पर्ची निकली। तीनों बार एनएसडी की पर्ची निकल आई। उसके बाद मैंने पलट के देखा ही नहीं, मतलब एक चैप्टर पूरी तरह से क्लोज कर दिया। हालांकि श्री वो चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हुआ नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्य फिल्म में आप कमांडिंग ऑफिसर बने हैं ऋतिक रोशन के, है ना? तो वो आपने अपना शौक वहां पूरा कर लिया। लेकिन श्री आशुतोष राणा की आपने बात की, तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आशुतोष राणा जी और आप बचपन के मित्र हैं, आप गुरुजी के थ्रू मिले या आप अपने एक्टिंग की रुचि के चलते मिले, मतलब भाई हैं या गुरु भाई हैं? और राजपाल यादव जी भी राजपाल हमारे जूनियर हैं। अच्छा अच्छा, पर वो भी भाई हैं हमारे। गुरु भाई तो हैं ही हमारे। आपका तिगड्डा बड़ा फेमस है। नहीं, आशुतोष और हम जो हैं बेसिकली सागर यूनिवर्सिटी से ही मिले पहली बार। अच्छा। हाँ, और ये बात आप समझ लीजिए 84 के आसपास की बात होगी। 84 के आसपास की बात है। तब से हम लोग के साथ में हैं और वहाँ फिर साथ में तमाम तरह की एक्टिविटीज में साथ रहते थे। पॉलिटिकली जो भी एक्टिविटीज होती थी उसमें इन्वॉल्व होते थे, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी। तो मैं थोड़ा सा उससे दूर रहता था, लेकिन चूंकि मित्र थे तो साथ में हम लोग होते थे। वो थोड़ा सा इस मामले में मुखर थे, बहुत प्रखर थे, और वो उसकी पर्सनालिटी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल कमाल के तो हैं। हाँ। तो वो तब से वो मित्रता जो वहां से शुरू हुई, वो फिर बाद में गुरुदेव की शरण में हम पहुंचे, जिसका श्रेय भी उन्हीं को जाता है गुरुदेव तक पहुंचाने का। अच्छा। हाँ, तो इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है जी। तो जब वहाँ गुरुदेव का यज्ञ हुआ तो पहली बार वही हमको लेकर के गए, और उसके बाद से फिर कृपा है। देखिए, गुरु को तो आप नहीं ढूंढते हैं, आपकी क्या औकात क्या गुरु को ढूंढ लेंगे। गुरु है जो आपको चुनता है। वाह, ठीक है। हाँ। और हम कह लें, चाहे जितना कह लें कि भाई हमने समर्पण कर दिया, ये सब कुछ नहीं होता। समर्पण भी उसी को करवाना होता है, गुरु ही समर्पण करवा लेते हैं, आप नहीं करवाते हैं, आप नहीं करते हैं समर्पण। ऐसे ही आप अपनी प्रतिभा के भी गुरु होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आपके गुरु ने आपकी प्रतिभा में अभिनय को क्यों नहीं चुना? ऑल्दो आप जब एंकरिंग कर रहे होते हैं तो अभिनय ही कर रहे होते हैं, कंसर्न भी होते हैं, क्योंकि आप क्राइम से आहत लोगों की खबरें दे रहे होते हैं, तो मैंने वो दर्द आपके चेहरे पर, वो भाव भी देखे। लेकिन लक्ष्य फिल्म में आपने काम किया, एनएसडी से आप पास आउट हैं, आपके एक मित्र जिनको आप 84 से जानते हैं वो एक्टिंग की दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, तो कभी आपके मन में नहीं आया कि दिल्ली नहीं, मुंबई मेरी कर्म भूमि है और मैं वहां नहीं हूं, मैं सिर्फ एक चैनल में बन के रह गया, सिर्फ एक क्राइम शो का एंकर बन के रह गया? हालांकि उसमें भी आपने एक बेमिसाल कारनामा किया है, लेकिन एक एक्टर आपको कभी सवाल नहीं पूछता है? नहीं, ये सवाल बिल्कुल होता है, और शायद यही वजह है कि फिर मैंने थिएटर को कभी अलविदा नहीं कहा। ठीक है, शायद यही वजह। और अभी आपको पता नहीं, आपसे इस बारे में चर्चा हो नहीं पाई थी। अभी पीछे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंग मंडल ने अपनी रंग षष्ठी मनाई, 60 वर्ष पूरे हुए। तो एक बहुत पुराना नाटक है ताजमहल का टेंडर, बड़ा प्रसिद्ध है ना। ताजमहल का टेंडर 97-98 में हमारे साथ ही पहली बार हुआ था, जब स्क्रिप्ट आई थी, और वो तब से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चल रहा है। अब इस बार उनकी इच्छा हुई कि उस नाटक को मैं करूं,
फिर से उसी किरदार को। आप मुख्य भूमिका में थे जी, उस नाटक तो में। मुझे लगा ये तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। उस वक्त की एनर्जी, उस तरह का करिश्मा फिर से मंच पर बिखेरना कितना मुश्किल होगा, और अब जो मशरूफियत है उसमें रिहर्सल्स के लिए कितना वक्त निकलेगा। लेकिन मैंने वो चुनौती स्वीकार की और हम लोगों ने उसके शोज किए। हाउस पैक शो गए, कमाल शो गए, और जिन्होंने उस वक्त देखा था और उन्होंने जब दोबारा इस बात फिर देखा तो उन सबके ये रिमार्क थे कि भाई उससे कमतर तो कहीं नहीं है, बेहतर हो गया है। वाह 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 वाह। तो वो चीज मैंने छोड़ी नहीं, अभिनय को कहीं मैंने छोड़ा नहीं। अगर आप देखें तो मैं एनजीओ के साथ मिलकर के, बच्चों के साथ मैंने बहुत सारे प्ले डायरेक्ट किए, काम किए, तो वो कहीं ना कहीं वो जो अपनी पॉलिशिंग है एक्टर की वो चलती रही। और उस चीज का इस्तेमाल मैं अपने शो में तो करते ही रहता हूँ, गाहे बगाहे। आपने देखा होगा अपनी प्रेजेंटेशन को किसी और तरीके से, या कहानी के अनुसार, भाव के अनुसार, उसके मूड के अनुसार, और वो मुझे फायदा करती है। वो जो एनएसटी की ट्रेनिंग है वो मुझे बहुत लाभ पहुंचाती है। तुरंत चीजों पर आत्मसात कर लेना, उनके साथ जोड़ करके स्थितियों, परिस्थितियों, घटनाओं के साथ, तो वो चीज मुझे लाभ तो पहुंचाती है। हाँ, पर ये ठीक है आपने जो कही। अब अगर हम उसको सिर्फ बड़े पर्दे की बात मान लें तो ठीक है। उसके अलावा भी मैंने एक फिल्म की थी, शैडोज इन द डार्कनेस, जो मेरी पहली फिल्म थी एक्चुअली, और वो किट्टू गिडवानी के साथ थी। किट्टू गिडवानी मेरी हीरोइन थी उसमें। अच्छा। नसीरुद्दीन शाह मेरे दादा बने हुए थे उसमें। हाँ हाँ। तो वो पार्टीशन बेस्ड कहानी थी, वो भी कमाल की फिल्म थी। कारवां उसके हिंदी टाइटल थे। उसने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे अवार्ड उसने जीते। उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम था जमाल। बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। फिर दूसरी एक फिल्म हमने, ये वही फिल्म है जिसमें किट्टू गिडवानी के साथ आप रोमांस करते हैं? एग्जैक्टली। हाँ, वही। और उसकी भी एक कहानी। हाँ, उसकी कहानी, अरे बड़ी खतरनाक कहानी है उसकी। हाँ, नहीं, वो क्या था, इट वाज अ काइंड ऑफ लिटिल इंटीमेट सीन। तो अब किट्टू देखिए उस वक्त स्टार हुआ करती थी यार। मैं नया नया लड़का एनएसडी रेपेटरी से निकला हुआ, एनएसडी रेपेटरी कर ही रहा था, निकला क्या था उसमें। तो जब इस फिल्म का प्रस्ताव मेरे पास आया तो हमने कहा हाँ साहब करेंगे। बोले मेन रोल है साहब, हीरो का रोल। हमने कहा बिल्कुल करेंगे। अब हुआ यूं कि जब वहां पहुंचे हम, अमरोहा में शूटिंग थी। अच्छा। लंबे समय तक। तो जब वहां पहुंचे तो पता चला कि पहला शॉट मेरा वो किट्टू गिडवानी का वही वैसे ही था, वो इंटीमेट सीन ऑफ इंटीमेट सा सीन था वो। अब मेरी हालत खराब हो गई, हाथ पैर मेरे ढीले पड़ गए। मैंने कहा कैसे करूंगा, मतलब आप बीइंग एन एक्टर, आप शायद उतना आपके पास एक कंफर्ट जोन हो सकता है, आपकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, क्योंकि इससे पहले भी चलिए उस तरह के नहीं किए होंगे, कमोबेश उसके आगे पीछे के कुछ सीन हम लोग नाटक वाटक में तो करते ही रहते हैं। नाटक में चूंकि एक दूसरे तरह का दर्शक वर्ग होता है तो आप थोड़ा एक तमीज जो दायरे में, थोड़ा पर्दे में, ओट में रह करके चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिखाना तो होता है आपको कुछ। लेकिन कुछ सजेस्टिव हो जाता है उसमें, यहाँ तो बहुत ऑब्वियस चीजें हो जाती हैं। तो हालत खराब थी मेरी। मैंने कहा क्या करना चाहिए मुझे। तो अब वो पहली बार गया तो हो नहीं पाया मुझसे। मैंने कहा अच्छा पहला सीन यही रख दिया गया। अच्छा, तब तक इत्तेफाक से हुआ ये कि नसीरुद्दीन शाह साहब आ गए थे। अब चूंकि हमारे टीचर भी रहे हैं वो, तो उनको पता चला। उन्होंने पूछा डायरेक्टर से क्या चल रहा है, तो बताया, बोले भाई ये चल रहा है और ऐसा ऐसा है, अभी एक बार तो नहीं हो पाया, दूसरी बार ले रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, चाय वाय आई, हम लोग चाय पर बैठे। तो उन्होंने अपने अंदाज में हड़का के, बेसाख्ता कुछ निकल ही जाता है उनके मुंह से, कुछ आशीर्वचन टाइप का, तो उन्होंने निकाला। नाक कटवाएगा तो बोले हाउ डज इट मैटर टू गिडवानी, तो क्या हुआ, नाउ यू आर इक्वल स्टार। मैंने कहा वो बात नहीं है, इक्वल स्टार वाली बात नहीं है, मतलब भीतर से थोड़ा सा मामला ऐसा है मेरा। तो खैर 2-4-5 मिनट मैंने बात की। अब देखिए नसीरुद्दीन शाह है, उन्होंने मुझे सहज कर दिया और फिर मैं गया और फिर वन टेक शॉट ओके हुआ, वो कायदे का शॉट हुआ, बढ़िया, जो चाहिए था उनको, जैसा चाहिए था वैसा शॉट मिला। तो उससे देखिए एक नुकसान तो मुझे लगा कि यार ये सीन पहले नहीं करना चाहिए था। थोड़ा एक रेपो बिल्डअप हो जाता है, 2-4 दिन अलग दूसरे सीन करके, हाँ, तो फिर होता है, कंफर्ट लेवल बन जाता। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है कि इस सीन को करने के बाद आप एकदम ही कंफर्ट जोन पर आ गए, है ना। तो वो जो दूरियां आपकी थी, तो वो एक आप इक्वल प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं आ गए। तो उसने फिर बाकी की शूटिंग में, बाकी दोनों में बहुत लाभ पहुंचाया। तो ये फायदा तो जरूर हुआ। तो ठीक है, फिर दूसरी फिल्म मैंने की थी स्वराज, उसका नाम था। अच्छा। तो वो वाटर माफिया पर थी। तो वो अनवर जमाल ने डायरेक्ट की थी, तो उसमें भी मेन लीड था मेरा। तो वो हम लोगों ने पूरा रेगिस्तान में, राजस्थान में जाकर शूट किया था। अच्छा। तो वो सब चलता रहा, टेलीविजन सीरियल्स बहुत सारे करते रहे बीच बीच में, सनसनी से पहले भी, उसके बाद भी कुछ चीजें चलती रही। पर ठीक है,
आपने जो कहा तो वो भूख खत्म नहीं हुई है, और उसको आप फीड करते रहते हैं। उसको मैं फीड करता रहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो भीतर का वो जो जीव है वो खत्म ना हो जाए, तो उसको फीडिंग जरूरी है, तो वो फीडिंग तो मैं करता रहता हूँ बराबर। ठीक है, ठीक है। किसी एक दूसरे तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश है, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी का रास्ता एक तरह से होकर के गुजरे, एक मार्ग से आप जाए। रास्ते अलग हो सकते हैं, नेट पॉइंट आपका एक ही हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हो सकता है कल को आप कहीं और भी देख पाए। यस, 20 साल से आप सनसनी कर रहे हैं जी, और मुझे लगता नहीं कि जब तक सनसनी चलेगा तब तक कोई और इसे करेगा, है ना? नहीं, मैं देखो, मैं मतलब ठीक है, ये आपके मुंह में घी शक्कर मैं तो यही कहूंगा, ठीक है, हाँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, ठीक है, तो मैं इस बात को बहुत कायदे से तमीज से मान करके चलता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं कि आपके बिना कहीं कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ श्री, क्योंकि क्राइम शो हर न्यूज चैनल पर आता था, सब चैनलों पर बंद हो गया। तमाम सारे लोगों ने आपको कॉपी करने की कोशिश की, कोई बंदूक हाथ में लेके एंकरिंग करने लगा, कोई कुल्हाड़ी हाथ में लेके एंकरिंग करने लगा, कोई डाकू की तरह तिलक लगाकर माथे पर श्री बनकर एंकरिंग करने लगा। लोग आए और चले गए, लेकिन आप कायम हैं। मैं आपसे दूसरे पक्ष पर बात करना चाह रहा हूं कि जिस श्री ने जिस सनसनी को 20 साल एंकरिंग किया और अभी भी कर रहे हैं, वो सनसनी के लिए रिजेक्ट हो चुके थे शुरुआत में। हाँ, अरे यार, बड़ी पुरानी चीजें निकाल करके लाए हो आप तो, कमाल है भाई। पूरा वो क्या किस्सा? भाई पूरा रिसर्च करके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। अब 10 साल तो आपके साथ काम किया है और आत्मीयता के साल तो और भी ज्यादा हमने गुजारे हैं, तो मतलब इतनी रिसर्च तो रखनी पड़ेगी। मैंने उस वक्त हुआ ये था कि ये मालवीय नगर में इनका ऑफिस था, बीएजी का। हाँ। बीएजी बनाया करता था ना हाँ सनसनी। हाँ हाँ। तो अब ये काफी खोजबीन चल रही थी कि सनसनी के लिए किसी एक शो आ रहा है इस तरह का, और उसके लिए एक बढ़िया से एंकर की आवश्यकता है जी। तो मुंबई दिल्ली में तमाम तरह के ऑडिशंस लिए जा रहे थे, कुछ उनको मुफीद नहीं बैठ रहा था, जो भी था। हाँ। तो अजीत अंजुम साहब के मित्र हैं ये अरविंद गौड़, जो जी। अरविंद गौड़ को आप हाँ, जानते हो, हाँ, जो नाटक जी। निर्देशक हैं और अन्ना हजारे आंदोलन में काफी बड़ा जी रहा है। जी। तो अरविंद गौड़ से चर्चा हुई होगी उनकी, तो अरविंद गौड़ ने कहा कि देखो, एक आदमी तो है भाई, एक लड़का है, लेकिन बड़ा मनमौजी है, करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं मालूम, पूछ के देख लेते हैं, पर वो थोड़ा सा अपने मिजाज का है, एक्टर कमाल का है, अगर वो कर लेगा तब तो मजा आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बात कीजिए। अरविंद गौड़ ने मुझसे कहा, तो पहले मैंने थोड़ा रिलक्टेंट था, आई वाज बिट रिलक्टेंट कि करूं ना करूं, क्योंकि क्राइम शो है। मैंने कहा ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैं चला गया। जब मैं गया तो मुझे वो सीन अभी तक बहुत अच्छे से याद है कि वो क्लास चैम्बर था जिसमें अंदर अजीत जी बैठे हुए थे, बाहर 2-3 लड़के आए, उन्होंने मुझसे बातचीत की, मैंने बताया मैं इसलिए आया हूँ, और वो अंदर चले गए। अंदर से उन्होंने भी मुझे देखा, और अब वो जो 2-3 जो थे उनमें से 1-2 का नाम नहीं बताऊंगा, वो अभी भी है, ठीक है। तो वो आए मेरे पास और उन्होंने मुझसे कहा कि सर एक्चुअली थोड़ा सा बिजी है अभी, तो आप फिर किसी और दिन आ जाइएगा। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई? मैंने कहा मैं ऑल द वे कहीं से आया हूँ और मैं इसीलिए आया हूँ, आप लोगों से बातचीत करने के बाद आया हूँ, तो दोबारा तो भाई मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। तो अगर कुछ करना है तो अभी कर लीजिए, दोबारा नहीं आने वाला। दोबारा नहीं आएंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा, आप बुलाएंगे तो भी नहीं आऊंगा। तो वो अंदर चले गए। अंदर जाकर के उन्होंने अजीत जी से जो भी कहा हो, तो अजीत जी, आप देखिए, जो बहुत समझदार व्यक्ति होता है ना, वो छोटी सी चीज में आपको पकड़ लेता है। तो उन्होंने उनकी उस बातचीत से या किस बातचीत से क्या पकड़ा, ठीक है, कि यार ये इसका मिजाज कुछ ऐसा है, मतलब कुछ ही ऐसा व्यक्ति काम का हो सके, जो भी उन्होंने शो को सूट करता है। हाँ, कुछ तो समझ में आया अजीत जी को। हाँ, कुछ अच्छा, अजीत जी खुद भी कमाल है। तो उन्होंने बुला लिया। अब उसके बाद 2 से 3 या 4 मिनट की मेरी और अजीत जी की बातचीत हुई, और उस बातचीत में शायद उन्होंने मुझे स्कैन कर लिया। इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, तो उतनी देर में उनको समझ में आ गया कि अरे कुछ तो है इसके भीतर। तो उन्होंने उससे कहा कि आप हमारे लिए कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगा, आया इसीलिए हूँ। तो अंदर गए और अंदर जाकर के मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो बल्कि उन्होंने जो भी लाइन मुझे दी, उसमें कास्टिंग काउच पर कुछ चल रहा था, रेड अलर्ट बना करता था, उसकी कोई स्क्रिप्ट थी। तो मुझसे कहा कि आप ये रिकॉर्ड कर दे। तो मैंने
8-10 लाइनें थे, पढ़ करके रिकॉर्ड कर दी। तो पहले तो उन्होंने, आपको याद हो गई ये लाइन? तो मैंने कहा इसमें क्या है यार, छोटी सी लाइन थी ये तो। ठीक है, तो पहला तो एक ठीक मामला चला। उसके बाद नमस्ते हुआ और मैं निकल गया। तो तब मुझे अजीत जी ने ये जरूर कहा था कि यार एक्चुअली हम लोग जो चाह रहे थे इस शो के लिए, अगेंस्ट द कंटेंट हम चेहरा चाह रहे थे कि थोड़ा डार्कर साइड है शो का। ठीक है। तो हम चाह रहे थे कि थोड़ा चॉकलेटी फेस हो, क्लीन शेव्ड हो, प्रॉपरली मैनेज्ड हो। अच्छा, उस वक्त भी मेरे बाल थोड़े लंबे थे, इससे थोड़े कम लंबे थे, और हल्की हल्की बियर्ड थी। और वो इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर ये कोरबा छत्तीसगढ़, जो अब छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, कोरबा में एनटीपीसी का एक प्लांट है। तो वहां जो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंजीनियर्स आते थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए हमको जाना था। अच्छा। तो उसमें एनएसडी की 2-3-4 लोगों की टीम थी, जिसमें पद्मश्री प्रोफेसर रामगोपाल बजाज भी थे, उसको लीड कर रहे थे टीम को। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तू कुछ पैसे वैसे निकलवा ले। मैंने बोल दिया एडवांस के लिए 40-50 हजार रुपए तू रख ले, काम आएंगे। तो मैंने कहा सर ये किसी और को बोल दो आप, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना? तो मैंने कहा सर थोड़ा बाल वाल कटवा ले, ये सब करवा लूँ, क्लीन करवा लूँ। तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा, बोले नहीं मत करवा। तो मैंने कहा क्यों? तो जो उनका बड़ा लाड़ वाला अंदाज होता था, नहीं तू लौंडा लगेगा। तो बोले वहाँ थोड़े सीनियर लोग भी रहेंगे, उनके सामने थोड़ा सा थोड़ी पर्सनैलिटी ठीक लगे तो ये ठीक है। तो मैंने कहा पक्का? बोले पक्का। अब वो जो फिक्स हुआ तो वो चल गया यहाँ तक। अच्छा, उसी बीच में रुपिंदर भाटिया एक बहुत बड़ी लेखिका है, तो उन्होंने एक नाटक लिखा था, डायरेक्ट भी कर रही थी, अंग्रेजी में नाटक था। वो दलाई लामा के सामने मुझे परफॉर्म करना था धर्मशाला में। अच्छा। तो उसमें मुझे लीड रोल उन्होंने दे दिया। तो उसमें ये लुक हो गया, लंबे बाल और थोड़ी दाढ़ी वाला। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखिए अभी तो नहीं, पर 1 महीने के बाद मेरी परफॉर्मेंस है, उसके बाद मैं कटवा दूंगा। बात आई गई हो गई, चली गई। मैंने भी ये मान लिया, बीइंग एन एक्टर हम लोगों को ऑडिशन देना पड़ता है, दे दिया, भूल गए। फिर जिस दिन मैं धर्मशाला में था और जिस दिन मेरी परफॉर्मेंस थी, उस दिन मेरे पास फोन आया। अच्छा। और मुझसे कहा गया कि वो शो आप कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो मैं ये कटवा सकता हूँ। बोले नहीं कटवाना नहीं है, ऐसे ही आइए। अच्छा। और मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है कि अच्छा, इस बीच में एक छोटी सी कहानी और है कि जब कोई नहीं मिला, तो वहां से मुंबई से भी जब इनको कहा गया भाई कोई नहीं मिल रहा यार, क्या चक्कर है, तो फिर अजीत जी ने बताया होगा, वहां पर अजय जी थे उस वक्त और भी तमाम लोग थे, बताया होगा कि एक लड़का ऐसे ऐसे आया था और लग रहा था कि उसमें कोई बात है। तो उन्होंने कहा उसकी भेजो, उसका फीड भेजो। अब वो फीड ना मिले जो आपका ऑडिशन रिकॉर्ड हुआ था, वो फीड गायब हो गई। तो जिनकी जिम्मेदारी थी उनको अजीत जी ने टाइट किया, बुला करके बोले वो फीड कहाँ है, उस लड़के की फीड चाहिए। बोले सर वो तो अब इतनी सारी टेप हो गई है, सब में कुछ कुछ आ गया। बोले मुझे मतलब नहीं है, मुझे वो फीड चाहिए। कल सुबह अगर मेरे टेबल पर वो टेप नहीं हुआ तो फिर ये समझ लो कि क्या होने वाला है। अब जो उन्होंने बोला मैं नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने कायदा से उन्होंने टाइट कर दिया। अब ये 2-3 लोग ये बेचारे हैं जो अभी भी बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई हमारी, तो बीएजी रीयूनियन मीट थी, तो उसमें हम लोग मिले थे, तो फिर से वो किस्सा दोहराया गया। बोले आपकी वजह से नौकरी चली जाती है। तो बताते हैं कि बोले साहब रात भर पागलों की तरह हम लोग टेप पर टेप ढूंढते रहे, लेकिन सुबह 5-5:30 बजे के आसपास वो हमको मिल गया। बोले तब जान में जाना ही हमने जाकर नौकरी। हाँ, वो उन्होंने वहां भेजा, वहां उन्होंने ओके किया। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये बात है 21 नवंबर 2004 को मैं वापस आया, और वापस आकर के घर में बस मैंने स्नान किया, थोड़ा सा कुछ खाया और सीधा मैं बीएजी के ऑफिस पहुंच गया। और वहां पहुंच करके मेरे 4-5 तरीके से ट्रायल चलते रहे, अलग अलग तरीके से वो फीड पे भेजी जाती थी वहां। और तब ये आपका लाइव व्यू वगैरह तो होता नहीं था, तो वो फीड यहाँ से सीपी जाती थी, वहां वहां से बीएसएनएल से। हाँ। तो रात होते होते लुक डिसाइड हो गया, फाइनल हो गया, ये लुक रहेगा, ये चोटी वाला रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। ये रात होते होते तय हो गया, और उसी रात को फिर मेरे कपड़े वपड़ों का इंतजाम हुआ, मेरे जूते के नाप आप लिए गए, फिर अंजू जी गई बेचारी कहीं से कुछ लेकर के आई, और फिर 22 नवंबर को ये शो टेलीकास्ट हो गया। ठीक है। तो जब हुआ तो बहुत रैपिडली हुआ, वो मुझे भी समझ में नहीं आया। उतनी देर में सारी बातचीत से लेकर के, सारी तैयारियों से लेकर के जल्दी हो गया। कुछ चीजें होती हैं, देखिए कि जब ईश्वर को आपसे कुछ कराना होता है, नियति को जब आपसे कुछ कराना होता है ना,
तो वो आपसे वो करवा लेती है। तो यही कुछ मेरे साथ हुआ कि वो मुझे नियति ने कहीं से उठा करके तय कर दिया और सनसनी भी उसी ने बना दिया, मुझे भी उसी ने उठा करके। तो कुछ चीजें जो कॉम्बिनेशन में काम करती है, मेरा ये मानना है कि जिंदगी में, आपकी जिंदगी में ज्यादातर चीजें कॉम्बिनेशन में काम करती हैं। वो कॉम्बिनेशन खराब हुआ और चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। ये कॉम्बिनेशन शायद कहीं ऊपर से बन करके आया था और उसने अपना काम कर दिया। और उस वक्त फिर जो जिस तरीके से ये शो आया और तमाम भयंकर क्रिटिसाइज किया गया। हाँ हाँ, बहुत क्रिटिसाइज। बदलाव को लोग इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते। अरे भाई, आधे आधे पेज के आर्टिकल लिखे आते थे। ठीक है, मैं नाम क्या लूं, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स की बात करूं, नवभारत टाइम्स की बात करूं, तमाम बड़े बड़े अखबार, और आधे आधे पेज के आर्टिकल आते थे मेरे ऊपर। और मतलब जो भी लिख सकते थे। ठीक है, पूरी आलोचना की भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दी। आलोचना भी अलग चीज हो गया। तो अच्छी चीज है। समालोचना बहुत अच्छी चीज है, आलोचना भी कुछ हद तक अच्छी चीज है, लेकिन छीछा लेदर अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, वो की गई। हाँ, तो वो छीछा लेदर किया जाता था बकायदा। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्हीं लोगों ने, एग्जैक्टली उन्हीं लोगों ने, बल्कि इसको लेकर मैं एक बार खफा भी हो गया। तो अजीत जी ने मुझे समझाया भी, बोले यार सुनो, ये सब होता रहेगा, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बोले ये होता रहेगा। उन्होंने एक लाइन बल्कि तब बोली थी, मुझे अभी भी याद है। बोले यार देखो श्री, बोले वृंदावन में रहना तो बाबा जी का सहना है, ठीक है, ये सब होता रहेगा, लेकिन इसको पार करना है। तो कुछ कमाल की चीजें वो बोल जाया करते थे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बोले इसको यार अपन चुनौती की तरह लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेते हैं। फिर चुनौती की तरह लिया और करते गए। तो हुआ ये कि 6 महीने 7 महीने के बाद उन्हीं लोगों ने वापस आर्टिकल लिखे और उन्होंने कहा कि भाई, हमारे इतने वर्षों का जो अनुभव और कैलकुलेशन है, वो हमको लग रहा है कहीं टगमगा गया है, क्योंकि ये शो तो सफलता की तमाम बुलंदियों को पार कर गया है और यह हाउस होल्ड काम कर गया, ये लोगों के बीच बीच पहुंच गया ये। जबकि लेट नाइट आता था। ठीक है, तो उनको लगा कि ये क्या हो गया है। तो जिन वजहों से क्रिटिसाइज किया गया, कमाल की बात यह है वही वजह पॉजिटिव, वही वजह जो है आपको लोकप्रिय बना गई। मुझे लगता है कि ये सीख हम सबको अपने जीवन में लेनी चाहिए, बशर्ते कि आप अपने कदम पीछे ना हटाएं। आप कितनी मजबूती से थमे रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे कदम ना हटाएं और कितनी मजबूती से थमे रहते हैं, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि जो लोग ये सोच रहे होंगे कि श्री 20 साल से सनसनी कर रहे हैं और अनवरत कर रहे हैं, तो मैं बता दूं ये आसान नहीं है। कृपा भले ही हो, लेकिन ये आसान नहीं है। श्री, आपने एक भी दिन का ऑफ नहीं लिया। और मुझे याद है कि जब आपकी माताजी बीमार हुई थी तो वहां सेट लगा करके आप लाइव किया करते थे। मतलब इसमें आपने एक भी छुट्टी नहीं ली है किसी दिन। आप कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहां सेट लगा करके वहां से लाइव करते हैं। ये कितना मुश्किल है। कभी कभी तो लगता होगा यार आज सनसनी करने का मन नहीं है। नहीं, मुझे तो लगता है 24 घंटे सनसनी करा दो। देखो, ये जब इंसान ना अपने काम को अपने इश्क की तरह लेना शुरू कर दे, तो फिर आपको उससे कभी बोरियत नहीं हो सकती। आप उसी में आनंद ढूंढना शुरू कर देते हैं। आनंद है, खुशी है, ये तो आपके मन का भाव है भाई। ये बाहर से तो आपको नहीं मिल सकता ना। अब ये आपके ऊपर है कि आपको प्लेजर चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैप्पीनेस। प्लेजर तो अब देखिए, मैंने कोट डाल लिया तो मुझे खुशी मिल गई, थोड़ी सी क्षणिक खुशी कि यार मैंने ये आज ये पहनने का मन था, ये वाली वॉच पहनने का मन था, ठीक है, कान में ये पहनने। हालांकि मैं चाहता था कि सूट में तो आपको लोग टीवी पर देखते ही हैं, आज आप लेदर वेदर जैकेट पहनते कुछ एकदम कैजुअल अंदाज में होते। हाँ, पर चलिए फिर भी सेमी कैजुअल टाइप तो होगी। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो आपको खुशी कहीं से भी मिल सकती है। अगर आप खुश रहना जानते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो वो फिर आपके भीतर की बात है। तो मुझे तो सनसनी करके बड़ा आनंद आता है और मुझे लगता है कि ये आधे घंटे क्यों, 1 घंटे क्यों नहीं, 2 घंटे क्यों नहीं और 3 घंटे क्यों नहीं। अच्छा, और इतनी सारी चीजें हैं आसपास कि आप इसको कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हर सिस्टम का एक सीमित साधन संसाधन होता है। उसमें रहते हुए, उस दायरे में रहते हुए, क्योंकि बाकी सारी चीजों को भी आपको प्लेटफॉर्म देना पड़ता है। तो कई बार इस पर चर्चा हुई भी इनफैक्ट कि 1 घंटे का बना दें या ये कर दें, पर वो बात बनते बनते कहीं फिर समझ में आता है कि नहीं, ये जो है जितना है उतना ग्रिपिंग प्यास रह जानी चाहिए। एग्जैक्टली। तो वही मैं मानता हूँ, वही चीज जो एक्टिंग में हम लोग, मैं बोलता हूँ ना कि भाई रेत को आपने मुट्ठी में पकड़ लिया, अब जो यहाँ से निकलेगी, ठीक है, उतना ही जाना चाहिए दर्शकों तक। तो आपके मनोभाव भी ऐसे होने चाहिए कि उतने जाने चाहिए कि वो आपको भीतर से गुदगुदा दें या रुला दें या आपको कहीं लेकर के चले जाएं अपने साथ किसी यात्रा पर। वही है अल्टीमेटली क्या है। अल्टीमेटली देखिए क्या है कि
कमोबेश जिंदगी में उतने ही तरह के मसले हैं, उतनी तरह की बातें हैं, उतने ही तरह के संबंध हैं, उतने तरह के भाव हैं, मनोभाव हैं, उतने ही स्थायी भाव हैं, उतने ही संचारी भाव हैं। तो फिर नया क्या है? नया क्या है? व्हाट इज न्यू? नया कुछ नहीं है भाई, नया सिर्फ आपको अपनी बात को कहने का तरीका है। ठीक है, आज आप ये जो काम कर रहे हैं, कार में बैठ करके हम लोग ये जो कारनामा कर रहे हैं, ठीक है, ये नया आइडिया आपके दिमाग में आ गया। ये आप किसी बंद कमरे में कर सकते थे, किसी पार्क में बैठ करके कर सकते थे, किसी स्टूडियो में कर सकते थे, अच्छा सा सेटअप लगा करके सब कर सकते थे ना। आप तो मास्टर हैं, आप कर लेते हैं। आप ये एक नायाब सी चीज की, अच्छा कार में भी ऐसा कुछ हो सकता है। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है ना, कि आप शहर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और उस सबके बीच में लोगों को लग रहा है कि आप उनके बीच में हैं, वरना तो फिर डब्बे के भीतर से तो आप कर ही देते हैं। तो कुल मिलाकर के आप उन्हीं चीजों में कितनी विविधता ढूंढ लेते हैं जी। आप अपनी बात को किस ढंग से कहते हैं, यही अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कहानी, अपनी बात कितने अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि लोग आपसे जुड़ जाए। यही एक मूल बात है जी। वरना तो हम सब है अदाकार हैं जिंदगी के रंगमंच पर, तो आप भी अदाकारी कर रहे हैं, सभी कठपुतलियां। शेक्सपियर ने तो कहा ही ना, भाई जिंदगी रंगमंच है, ठीक है। पर अब वही है कि हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे ना कि बेटा हम लोग तो सब पोत पात करके आ जाते हैं सामने, ठीक है, पीछे रंगपट्टी जो होती है, पर्दा, अगर आपने वो थिएटर देखा हो, पारसी थिएटर, तो उसमें क्या होता था, अब तो सेट वेट लग जाते हैं, उसमें तो पूरा एक पर्दा आया करता था। राजमहल है तो राजमहल का पर्दा आ गया, जंगल जो जंगल का पर्दा आ गया, आप उसके आगे परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि आप परफॉर्म कर रहे हो, आपने मेकअप लगा लिया है। अब मुख्य बात यह है कि आपको वैसा बनाया गया है, आप वैसे बने हैं या आप वैसे हो गए हैं, ये दोनों में बहुत फर्क है। तो अगर हो जाएंगे चाहे कुछ समय के लिए, तो आप उस चीज को एंजॉय कर लेंगे। लेकिन साथ में आपको, अगर आपको याद हो तो रामलीला में और पुराने समय में जो रंगमंच होता था, उसमें पर्दे के पीछे से एक नरेटर होता था, ठीक है, वो प्रॉम्प्टर होता था, वो आपको प्रॉम्प्ट करता था। आप आगे आकर के लाइन बोलते थे, फिर पीछे चले जाते थे, फिर कान लगा करके वहां सुनते थे, फिर आगे आकर के बोलते। तो वो जो पीछे वाला है वो दरअसल वो ऊपर वाला है। तो अगर आप उसके साथ अपना कान लगा करके चल रहे हैं, ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि त्रुटि नहीं हो सकती है। आप उन्हीं लोगों के बीच में हैं, ठीक है। तो हमारी माता जी एक लाइन बोला करते थे ना कि काजल की कोठरी में कैसू सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। तो आपको कहीं एक लीक तो लग ही सकती है, लेकिन मूल बात यह है कि आप कितना अधिक अपने आप को सुरक्षित या बेदाग रख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो भाई मजे लेने की बात है, जिंदगी मजे लेने का नाम है, आनंद लेने का, मजे से भी ज्यादा आनंद का नाम है। मतलब कमाल की बात है कि क्राइम शो के एंकर होते हुए भी आप कभी कंट्रोवर्शियल नहीं रहे, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन श्री, कभी इन 20 सालों के करियर में कभी कोई किसी बात को लेकर अफसोस हुआ? आपने हैप्पीनेस की बात तो की, किसी चीज को लेकर अफसोस भी हुआ? नहीं, अफसोस जैसा तो मैं नहीं कहूंगा कि मुझे किसी चीज का, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी निर्णय लिए, मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं है। हाँ, किसी निर्णय की वजह से कभी मुझे हानि उठानी पड़ गई हो, या किसी मेरे निर्णय की वजह से किसी और को कभी छोटा मोटा कष्ट हो गया हो, तो उन चीजों का अफसोस तो नहीं कहूंगा। ये लगता है कि हाँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको थोड़ा सही किया जा सकता था शायद। लेकिन रिग्रेट मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए फील नहीं किया कि यार ये गलत हो गया और ये सही होना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था। ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है मेरे साथ, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो इसलिए मस्ती का भाव है, मस्त मलंग है, मस्त रहने की कोशिश करते हैं और मस्ती बांटने की कोशिश करते हैं। आपके साथ तो खैर बड़ा दौर गुजारा मस्ती का। वो जो क्रीम पीरियड होता था हमारा, ठीक है, शूटिंग के बाद का, वो आज भी है। तो बैठक आज भी लग जाती है, बातचीत अभी भी होती है, इसी तरह की ज्ञान गंगा बह रही होती है, कभी दूसरों से ले रहे होते हैं, कभी कुछ दूसरों को दे रहे होते हैं। तो आदान प्रदान का सिलसिला ये चल रहा है। वाह, अच्छा, गूगल पे अगर जाएं और श्रीवर्धन त्रिवेदी टाइप करें, तो बहुत सारी चीजें अज्ञात हैं आपके बारे में। हाँ, मतलब है बहुत सारा है बहुत कुछ है। देखिए, पत्नी अज्ञात, बच्चे अज्ञात, सैलरी अज्ञात। देखिए, सैलरी तो मैं नहीं पूछूंगा, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बाकी चीजें भी अज्ञात ही रहने दो। इसलिए ये पूरी तरह आपके ऊपर है, आप अपने निजी जीवन के बारे में बात करना चाहें या नहीं चाहें। नहीं, मुझे लग रहा है जो अज्ञात है वो अज्ञात रहे, क्या जरूरत है। जो ज्ञात है,
आदमी उसी को आत्मसात नहीं कर पा रहा है तो एक ज्ञात को आत्मसात कर लो यार भाई। हम सबके साथ समस्या यही है। हाँ। हम सब अपने अपने जीवन के बिग बॉस हैं, ठीक है, हमको झांकना है पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, ओहो अच्छा ये वाली ले ली। अरे भाई क्यों, जो बंदा सामने दिख रहा है उससे बात कर ले भाई, उसके बारे में जान ले, उसको तो समझ ले, इसके पीछे बाद में चले जाना यार। तुम उसी को नहीं समझ पा रहे हो, तुमको बस जाना है भीतर। पता नहीं लोगों को क्या आनंद आता है भाई। लेकिन ठीक है, चलिए, मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी चीजें तो ठीक है, परिवार है, लोग हैं, सारे लोग हैं, मस्ती है, सब सुलझे हुए लोग हैं, ईश्वर ने सब भाई बहन सहित बड़ा कुल दिया। हम आपको बता दूं, हम कुल मिलाकर के 7 भाई बहन हैं। अच्छा जी, 3 भाई और 4 बहनें हैं मेरी, सारी बड़ी पढ़ी लिखी हैं। सबको मेरे माता पिता ने पढ़ाने लिखाने में किसी को कोई कसर नहीं छोड़ी भाई। मेरे अलावा एक आध कोई बड़े भाई जो लॉयर हैं, सारे PhD होल्डर हैं। अच्छा। सारे प्रोफेसर हैं। हाँ, किसी की एक्टिंग में रुचि नहीं आपके अलावा? नहीं, एक्टर सारे ही हैं। सारे एक्टर सारे ही हैं। जब हम लोग साथ में मिलते हैं तो वो माहौल ही कुछ और होता है। तो सारे ही एक्टर है, पर हाँ कुछ चीजें, जैसे सबसे छोटा, लड़कों में सबसे छोटा होने में मुझ में आ गई, तो मेरी जो सबसे छोटी बहन है उसमें थोड़ी ज्यादा चीजें आ गई हैं। अच्छा। हाँ, पर ये खूबी कमोबेश सभी में है कि कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं। तो किसी ना किसी आर्ट में सबकी रुचि है। और मुझे लगता है ठीक है, ये कोई ना कोई एक इस तरह की चीज, अच्छा ऐप तो आपके भीतर होना चाहिए, ऐप तो अच्छा ऐप तो होना ही चाहिए, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ तो ठीक है, आनंद है। और बाकी ठीक है, कुछ चीजें हैं अभी प्लानिंग के लेवल पर हैं, कुछ चीजें विचार विमर्श के दौर से गुजर रही है। वही मैं पूछने वाला था कि आगे का क्या प्लान है श्री? देखिए, ये तो चल ही रहा है। इसके साथ साथ अभी एक फिल्म हम लोगों ने बनाई थी, उसकी रिलीजिंग के लिए प्लान कर रहे हैं फिर से। एक लंबे समय से वो बसते हुए थे। अच्छा। देख के एक फिल्म है, उसका टाइटल है देख के। अच्छा। तो वो भी बेसिकली उसी दौरान की, पार्टीशन के दौरान की है, और उसमें थोड़ा सा सिख दंगों का भी थोड़ा सा इनपुट है। अच्छा। तो उसको लेकर के कहानी, 84 के दंगे। हाँ, तो उसको लेकर के कहानी है बेसिकली। तो उसमें अच्छी बात यह है कि उसमें सब है, मतलब जो आज की फिल्मों के हिसाब से होना चाहिए, मिर्च मसाला, तड़का, अच्छा, डांस नंबर और कॉमेडी, मसाला फिल्म, सब कुछ है। इट हैज एवरीथिंग। लेकिन मजे की बात यह है कि उसका जो मूल भाव है वो बदले का भाव है, फिल्म का भाव बदले का है। अच्छा। हाँ, अब आप हैं तो बदला तो हो गई। कर्नल है जिसकी भूमिका मैंने ही निभाई, हालांकि प्रोड्यूसर हूँ, जो सबसे थैंकलेस जॉब है फिल्म का, वो भी मैं ही हूँ उस फिल्म का। लेकिन उसमें मुझसे जबरदस्ती कर्नल की भूमिका करवा ली गई। अच्छा। और कहानी उसी पर है कि कर्नल का छोटा भाई है जिसको मार दिया जाता है, वो फिर उसके बाद वो बागी हो जाता है। अच्छा। तो वो एक टीम अपनी बनाता है। हाँ। ठीक है। और वो टीम ऐसे ही पत्रकारों की एक टीम बनाता है। अच्छा। तो वो बदला लेता है समाज से और लोगों से, सिस्टम से, लेकिन वो बदला लेने का उसका अंदाज बड़ा विलक्षण है। वो लोगों को बदल करके बदला लेता है। अच्छा। लोगों की मानसिकता बदलने का काम करता है। तो इस लिहाज से बड़ा अच्छा कंटेंट है उस फिल्म का। तो देखिए, कुछ उस पर काम चल रहा है, नए कॉन्सेप्ट पर काम चल रहा है। हाँ हाँ। कुछ बाकी के जो भी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के चैनल्स हैं, हाँ, उनसे कुछ प्रस्ताव आते रहते हैं, उन पर कुछ विचार विमर्श चल रहा है। कुछ पीछे छोड़ा बहुत, मैंने छोड़ा बहुत एक्चुअली। हाँ, हाँ। जिंदगी में पकड़ा बहुत कम, मैंने छोड़ा बहुत। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी रियलिटी शो से आपको ऑफर ना आया हो। अभी आपने बिग बॉस की बात की ना, आपने बोला था बिग बॉस, हर आदमी अपने 6 बार उसको मना किया। बिग बॉस के लिए मैंने 6 बार मना किया। अच्छा। सारी टर्म्स कंडीशंस मेरी मानने के बाद मैंने 6 बार मना किया। वजह? और वजह है, शुरुआत की अगर आप 2-4 एपिसोड देखें तो उसे 2-4 सीजन उसके देखें, उसके बाद थोड़ा सा स्तर मुझे लगा कि दूसरी तरह का होना शुरू हो गया। हाँ। और उसमें मुझे कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उसमें फिर लिमिटेड टाइम में जाने के लिए तो ठीक है, एक लंबे वक्त के लिए आप जाएं। हाँ। तो फिर या तो उस स्तर के लोग हों, मतलब मानसिक तौर पर, मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूँ, सारे अच्छे हैं, जो अभी भी गए होंगे वो भी अच्छे हैं, सबका मान है, लेकिन आपको अपनी मानसिकता से मैच करते हुए कुछ लोग चाहिए होते हैं। तो मुझे लगा कि जब वो नहीं है, इस बार भी जब मेरी बातचीत हुई, हाँ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी हम लोगों की बातचीत हुई, चीजें लगभग ऐसी ही थी। हाँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, तो मैं फिर नहीं गया। बिग बॉस है, झलक दिखला जा है, नच बलिए है, सर्वाइवर ऑफ इंडिया है, तमाम तरह के शोज हैं और भी बहुत सारे प्रस्ताव हैं। तो
जहां जहां मुझे लगा कि नहीं, मुझे सनसनी को छोड़ करके लंबे समय के लिए जाना है, तो फिर मैंने कहा नहीं, हाँ, मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो मैंने हमेशा प्रायोरिटी अपने काम को और अपने शो को मान करके रखा। और शायद यही वजह है, शायद यही वो ईमानदारी है जो 20 साल तक आपको लेकर के चली आ रही है। देखिए, विश्व रिकॉर्ड मानता हूं मैं 20 साल का, किसी न्यूज चैनल में किसी क्राइम शो का एक अपने उसी एंकर के साथ जिसने वो शो शुरू किया हो, ये एक विश्व रिकॉर्ड है। अगर आप किसी रियलिटी शो में श्री चले जाते तो फिर बेचारी सनसनी का क्या होता? एग्जैक्टली यही सब मैं सोचता हूँ। तो वो भी 7 दिन चलने वाला हाँ, शो, 7 दिन शूटिंग करते हैं, 7 दिन करते हैं। तो ये चैलेंजिंग जॉब सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अगर आप देखें, आप तो चैनल में काम करते हैं, यहाँ भी रहे हैं, तो आपको मालूम है मुझसे ज्यादा चैलेंज उन लोगों के लिए होता है जो स्टोरी ले करके आते हैं, स्टोरी बनाते हैं। और जो मेरी पूरी टीम है, चाहे अशोक जी हो, चाहे विकास जी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे शूटिंग कराने वाले राकेश हो, चंद्रशेखर हो, या असाइनमेंट की टीम है, या रिपोर्टर्स हैं, स्टिंगर्स हैं, इन सब के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है कि ये लेकर के आते हैं, फिर उसमें ये दूसरा चैलेंज ढूंढ रहे होते हैं, ये उसको गढ़ रहे होते हैं, बुन रहे होते हैं। और ये रोजाना का काम, रोजाना एक्चुअली बेहद मुश्किल काम है कि रोज आपको नया कुछ देना है, रोज आपको नया परोसना है। और मजे की बात यह है कि आपकी थाली में वो सारे व्यंजन होने चाहिए जो हर वर्ग को पसंद आए। ये भी एक चैलेंजिंग जॉब होता है। तो अगर इसको 20 साल से मेंटेन किया जा रहा है, तो इसमें दरअसल मेरी काबिलियत बिल्कुल नहीं है, ये पूरी की पूरी टीम की काबिलियत है। हीरो आप है उसके, लेकिन देखिए, फेस आप हैं। करेक्ट है, मैं मान सकता हूँ, कुछ हद तक कुछ चीजें मान लेता हूँ मैं, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक दूसरे को पूरा के, तो बात को खत्म कर देते हैं। श्री, इन 20 सालों में, अब क्योंकि मैं अपनी आदत से बाज तो नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं न्यूज चैनल में काम करता हूं, आप भी न्यूज चैनल के लिए क्राइम शो एंकर करते हैं। इन 20 सालों में आपने बहुत सारे एंकर्स के साथ काम किया, बहुत न्यूज रूम में आप रहे तो तरह तरह के प्रोड्यूसर्स के साथ आपने काम किया, भांति भांति के प्रोडक्शन वालों के साथ काम किया। 20 सालों में आपने न्यूज चैनल्स को कितना बदलते देखा है? मतलब पॉजिटिवली बदलते देखा है या नेगेटिवली बदलते देखा है? कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले, सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से कर दूं, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन ही वो चीज है जो स्थायी है। ठीक है, तो परिवर्तन होना तो लाजमी है। अब परिवर्तन अच्छे के लिए हो रहा है, बुरे के लिए हो रहा है, या अच्छे के लिए सोचा गया और वो बुरे की तरफ चला गया, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि परिवर्तन तो हो रहे हैं और परिवर्तन होते चले आ रहे हैं। और इसमें सिर्फ किसी एक एरिया या किसी एक सेक्टर को टारगेट नहीं किया जा सकता। ओवरऑल चेंजेस हो रहे हैं अगर आप देखें तो। ठीक है, प्लस इसमें जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इकोनॉमी का, उसको हम और आप दोनों नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसी भी चैनल को चलाने के लिए जिस तरह की अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है, अगर मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है और उसका असर बाकी सारी चीजों पर पड़ रहा है, तो चैनल कैसे अछूता रहेगा? तो जाहिर सी बात है, उनको भी कई बार कुछ ऐसे गंभीर निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो नागवार गुजर सकते हैं बहुत सारे लोगों को, और गुजरे भी रहे होंगे। पर मुझे लगता है कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आपको ये कभी मान करके नहीं चलना चाहिए कि आप कहीं स्थायी और कोई चीज आपके लिए स्थायी है। ये अगर आप मान करके चलेंगे तो आपको जीवन में सिर्फ तकलीफ का ही सामना करना पड़ेगा। मैं भी अपने साथियों से कहता हूं जो कहते हैं हम परेशान हैं या पैसे नहीं मिल रहे, कि भाई तुम यहीं से पेंशन क्यों उठाना चाहते हो? एग्जैक्टली है ना? हाँ, नहीं, और फिर देखो, कोई भी अगर तुम बेहतर हो तो साबित करो बाहर जाकर। कोई भी चैनल है या चैनल को जो लोग चलाते हैं या जो मैनेजमेंट होता है चैनल का, जो टीम होती है पूरी, वो कोई भी ये तो नहीं चाहेगा ना कि उसका चैनल कहीं गर्त में चला जाए। वो हमेशा बेहतरी के लिए प्रयास करेगा। उस बेहतरी के प्रयास में भाई देखिए, जब आपको एक नेशनल हाईवे बनाना होता है, ठीक है, बीच में बसी बसाई बस्ती भी आ रही है, ठीक है, आपको खेत भी मिल रहे होते हैं, तो आपको उसके बीच में से कई बार निकलना पड़ता है, तो उनका भी आपको घर उजाड़ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको स्थानांतरित तो करना ही पड़ता है। मीडिया में थोड़ी दिक्कत है स्थानांतरण की। स्थानांतरण की दिक्कत है, निकाले तो जाते हैं, बसाए नहीं जाते। नहीं, लेकिन ठीक है, अगर मैं चलिए उसको दूसरे तरीके से ले लेते हैं कि अगर मुआवजा दिया जा रहा है तो क्या बुरा है? ठीक है, तो एक तरीका है। तो अगर आपको कुछ इस तरह का कहीं आपस में बातचीत के जरिए कोई मार्ग निकल सकता है, क्योंकि अगर आपको हाईवे बनाना है साहब, तो देखिए फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको निकालना तो पड़ेगी सड़क। ठीक है, तो उसमें कई बार होता ही है कि बहुत सारी चीजें या बहुत सारे लोग उस लपेटे में आ जाते हैं, जो कि इंटेंशनली नहीं होता है, लेकिन करना पड़ता है या हो जाता है। क्योंकि अगर पता चला आपको लिया गया, तो फिर भाई साथ वाला क्यों?
हाँ हाँ उसकी भी तो आवश्यकता नहीं है, ये भी सोचा जाता है ना। तो कई तरह से आपको देयर हैज टू बी अ बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम तो आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो ये सब भी अपनी अपनी तरीके से मशक्कत कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए बाकी बहुत सारी चीजें हैं, आप भी चैनल में, मैं भी चैनल में हूँ, तो हम लोग जान रहे हैं। पर हाँ ये है, हर आदमी अपने तरीके से पुरजोर कोशिश में तो लगा ही हुआ है कि भाई जो करें बेहतर करें। मैं ये जानता हूं यार कि हर इंसान सिर्फ ईमानदारी से काम करे बस, और कुछ ना करे। जो उसका उत्तरदायित्व है, जो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, चाहे घर में रहता है तो घर में, बाहर रहता है तो बाहर, समाज में। और ये चैनल के एम्प्लॉयज के लिए नहीं, बॉसेस के लिए भी आप कह रहे हैं? सभी के लिए, एग्जैक्टली सभी के लिए है। क्योंकि देखिए अगर कैप्टन ऑफ द शिप उदाहरण पेश नहीं करेगा, ठीक है, तो आप लीडर अगर आपका कमजोर है तो आप फिर फॉलोअर तो कमजोर होगा ही। बिल्कुल। और लीडर तभी मजबूत होता है, ये भी जरूरी बात है, वो सभी के लिए है ये। लीडर तभी मजबूत होता है जब उसके साथ के लोग मजबूत होते हैं। तो आप साथ वालों को मजबूत करते चलिए, आप हमेशा मजबूत रहेंगे। आपने कहा कि मार्केट डाउन है, पैसे की कमी होती है, वो सब भी सोचना चाहिए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि श्रीवर्धन के पास प्रतिद्वंदी चैनलों से डबल ट्रिपल सैलरी के ऑफर आते होंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, आते रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। पर एक होता है ना, जैसे भीष्म पितामह सिंहासन से बंधे थे, तो हम भी सिंहासन से बंधे हुए। ठीक है। तो हम सिंहासन से बंधे हुए व्यक्ति हैं। तो अभी तो इस विषय में मैंने कभी विचार नहीं किया, बहुत प्रस्ताव आए, और आपने जैसा कहा डबल ट्रिपल, बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि मैं कहूँ कई बार उससे भी ज्यादा। और छोड़ दीजिए, मैं नाम तो क्या लूं, बड़े बड़े चैनल्स ने मुझे शेयर्स भी ऑफर किए, ठीक है, जो कि ये बहुत बड़ा प्रस्ताव था। लेकिन उस सब के बाद भी अगर मैं नहीं गया हूं तो कहीं ना कहीं ये मेरे अपने कार्यक्रम से, मेरे अपने चैनल से, अपने संस्थान से, मेरे उसका मूल भाव है कि मेरा अपना एक निजी जुड़ाव मैं अनुभव करता हूं, और उस जुड़ाव के चलते अच्छा ही अच्छा है। अब थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ लगता है कि 19-20 है भी, तो मैं नजरअंदाज कर देता हूँ। मेरी आदत है, मैं चीजों को नजरअंदाज कर देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जजमेंटल व्यक्ति नहीं बनना चाहता अपनी जिंदगी में। मुझे लगता है न्यूट्रल जो है, न्यूट्रलिटी का जो भाव है, वो आपके भीतर में हर वक्त रहना चाहिए। आप बड़ा सुकून में रहते हैं। आपने अभी बातचीत में कहा कि आपने पकड़ा बहुत कम चीजों को है, छोड़ा बहुत ज्यादा चीजों को है। अभी रिसेंटली मैंने आपसे ऑफर की बात की, डबल ट्रिपल, इससे भी ज्यादा के ऑफर आपने छोड़ दिए। आजकल न्यूज चैनल्स में एंकर पैसे के लिए न्यूज चैनल बदल लेते हैं। इतना धैर्य, इतना संयम क्या मिला आपको? उसके बदले ये संदेश दीजिए जिससे कि लोगों में स्थायित्व आए, वो भी लाइफ को ऑब्जेक्टिव के तौर पर सोचने लगे जैसा आप सोचते हैं। भाई मुझे जो मिला, बाकी किसको क्या मिला मुझे नहीं मालूम, और ईश्वर सबको जो चाहते हैं वो दे। जो उचित है वो सबको मिलना चाहिए। मुझे क्या मिला वो मैं बता देता हूँ। मुझे जो मिला वो जिसकी तलाश में इंसान भटकता रहता है और नहीं मिल पाता है, वो है सुकून। मुझे मिला सुकून, तो मैं बहुत संतुष्ट व्यक्ति हूँ। मैं कम, देखिए संतुष्टि का कोई स्तर नहीं अनुराग, आप इतने में संतुष्ट हो जाएं, आप इतने में संतुष्ट हो जाएं, आप इतने में संतुष्ट हो जाएं। संतुष्ट, अगर आप इतने में संतुष्ट हो सकते हैं और अगर आप नहीं हो रहे, उसके ऊपर जा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये तो आपकी तृष्णा है भाई। बिल्कुल, ठीक है, वो चाहे पैसों की हो, चाहे किसी अन्य प्रकल्प की भूख हो, फिर तो वो भूख है और वो भूख बढ़ती ही चली जाएगी। और हमारे यहाँ तो एक्चुअली मतलब मैं दो अर्थों में बोलूं तो हमारे यहाँ भूखों की कमी नहीं है। मतलब भूखों की कमी नहीं, मतलब मैं नहीं, एक तो देखिए, एक तो वो जो सीधा सीधा आप समझ रहे हैं वो भी, और दूसरा एक्चुअल भूखों की कमी नहीं है। मतलब एक्चुअली देखिए बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है पूरे देश में जिसको ईमानदारी से 2 वक्त की तो छोड़ दीजिए, 1 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। बिल्कुल, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। और मैं यह समझता हूं कि हम, आप या दुनिया में हमारे जैसे तमाम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम अपने किसी काम से, किसी कृत्य से उनका थोड़ा सा भी लाभ नहीं कर पाए, ठीक है, तो हमारा, आपका या किसी का भी जो ये दम भरते हैं कि हम ये करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, संस्थान के लिए, उन सब का प्रकल्प व्यर्थ है, उन सब का कर्म व्यर्थ है जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे। मैं कई बार, बल्कि एक कविता है, कई बार मैं ये बोल भी देता हूँ, अभी आपसे ये भूखों से याद आ गई मुझे जी, कि भूख पर बात हो रही है तो कि सुना दूं? हाँ बिल्कुल सुनाइए।
कि पहले उसने अपने दोनों पांवों को कीचड़ में साना, पहले उसने अपने दोनों पांवों को कीचड़ में साना और इस तरह अपने आप को नए जूते पहने हुए माना। अब आप ये पूरा विजुलाइज कीजिए कि क्या मंजर होता वाह 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 होगा, ठीक है। ये मेटाफर बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन आप इसको समझिए, प्रतीकात्मक है पूरी कविता। कि पहले उसने अपने दोनों पांवों को कीचड़ में साना और इस तरह अपने आप को नए जूते पहने हुए माना। फिर वो वहीं जमीन पर धूल में लौट गया, खड़ा हो गया, कहने लगा, आहा आहा क्या कहने हैं, देखो देखो आज मैंने नए कपड़े पहने हैं। वाह। इसके बाद उसने जमीन पर खींचा एक आयताकार घेरा, सीना तान कर बोला, देखा क्या आलीशान मकान है मेरा, इसमें खिड़की नहीं, दीवार नहीं, कोई छत नहीं, कोई द्वार नहीं, फिर भी मजबूत है। और इस बात का सबूत है कि कोई भी आंधी या तूफान मेरे इस मकान को हिला नहीं सकते हैं और मेरे मेहमान जब चाहे तब किसी भी दिशा से मेरे घर में आ सकते हैं। वाह, अप्रोच है। फिर उसके बाद वो वहीं जमीन पर धूप में सो गया, ना जाने किन सपनों में खो गया। जैसे ही वो जागा, हमने सवाल दागा, भैया जब आप सोए हुए थे तो किन सपनों में खोए हुए थे? आप मुस्कुरा रहे थे, लगता है आपको बड़ा मजा आ रहा था। हाँ। उसने बड़ी फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ। नहीं भाई नहीं, आज तो मैं बड़े दिनों के बाद सपने में रोटी खा रहा था। अनुराग भाई, वो शख्स इतना खुश था, इतना खुश कि खुशी की हद से गुजर गया। उसने 21वीं सदी में सपने में रोटी देख ली, इस खुशी से वो मर गया और फिर मुझे ये सब कहने को मजबूर कर गया। तो भूख कई प्रकार की होती है। वाह 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 वाह, ठीक है। अब आप अगर उस भूख की कल्पना करेंगे, करेक्ट है, तो आप अपनी इस भूख को इतने में ही पूरा कर लेंगे। यस, बहुत बड़ी बात कह दी आप। कि आपका दृष्टिकोण उतना व्यापक होना चाहिए, ठीक है। वरना तो ठीक है यार, मतलब अब है समाज जिसको कहा जाता है, मैं तो कम मानता हूं, पर कहने वाले तो ये कहते हैं पूरे समाज में झूठ है, छल है, प्रपंच है, फरेब है, घृणा है, नफरत है, हिंसा है, सब कुछ है। लेकिन उस सबके बाद भी हम भी है ना, आप भी हो ना भाई। यस, ठीक है, ये बड़ी बात है। ईश्वर की इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है कि हमारे आपके जैसे लोग हैं, दो लोग आपस में मित्र हैं, या और कुछ अन्य मित्र वर्ग हैं, आपके परिजन ठीक हैं, आपके बच्चे ठीक हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप अपने आने वाली जनरेशन को क्या देकर के जा रहे हैं? सही बात है। वरना तो देखिए फिर वही है कि राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा ना भाई कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमको आपको हमारे आने वाली जनरेशन हाशिए पर खड़ा कर दे और अपराधी करार कर दे। तो उस सब के लिए तो कम से कम हमको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत नहीं, कुछ तो आप दे करके जाएं, इस जीवन में आप आए हैं, वरना आपका आना व्यर्थ, आपका जाना व्यर्थ। ठीक है, तो आप आए हैं तो कुछ ऐसा कर जाएं कि जाने के बाद आप याद रह जाएं। बिल्कुल। तो वो जो गैप है वहां बड़ा, देखिए बड़ी हर चीजों को सोच समझ। जन्म तो जा और ना, ठीक है, जा और माँ पूरे हैं, देखिए ना बीच में अधूरा है, वो जो आधा ना है जन्म का, आधा ना, उस ना को पूरा करने के लिए हमको आपको यहाँ भेजा गया है। वाह, वाह, वाह। उस ना को कैसे पूर्णता प्रदान करें, लोगों का प्रयास। दरअसल मैं आपको बताऊं, हमारे एक ड्राइवर साहब थे, अब नहीं है, चैनल में हुआ करते थे, तब मैं पटपड़गंज में रहता था, मुझे लेने आते थे। अचानक एक बार वो रहे होंगे, वो 60s में रहे होंगे उस वक्त। अच्छा, ये 8-10 साल पुरानी बात हो गई, और ज्यादा हो सकती है। तो वो बड़ा थोड़ा दार्शनिक किस्म के व्यक्ति थे और वो रिटायर्ड फौजी भी थे। अच्छा। तो उनसे ये गाहे बगाहे चर्चा हो जाती थी। मेरे सबसे ड्राइवरों से भी बड़े अच्छे संबंध हैं, सबसे प्यार से बात करता ही हूँ मैं, तो उनसे बातचीत हुआ करती थी मेरी। तो एक बार वो करीब 2.5-3 महीने के लिए गायब हो गए। 2.5-3 महीने के बाद जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ गए हुए थे? तो 2.5 महीने आप थे नहीं यहाँ। तो उन्होंने जो जवाब दिया, उस जवाब का जवाब मैंने फिर कई लोगों से लिया जिनसे मैं ले सकता था। उन्होंने मुझसे कहा, बोला सर ईमानदारी से आपसे कहूँ, मैं कहाँ था? मैंने कहा जी बताइए। बोले मैं मरने की तमीज सीख रहा था। अच्छा। अब ये एक ऐसा सेंटेंस था, मेरे अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं। ये एक ऐसा सेंटेंस था जिसने मुझे भीतर से बिल्कुल बड़ा अजीब सा विचलित कर दिया। मैं 2-4 दिन सोचते रहा कि मरने की तमीज सीख रहा था, इससे क्या मतलब है? फिर मैंने ऐसे ही कुछ प्रबुद्ध लोगों से, जो संत हैं, महात्मा हैं, विद्वान लोग हैं,
मैंने उनसे जाकर के पूछा, मैंने कहा इसका मतलब क्या है? मरने की तमीज सीख रहा हूं, इसका क्या मतलब है? कमोबेश सभी ने संतुष्टिदायक जवाब दिया। बोले देखो बेटा, मरने की तमीज सीख रहा हूं, अब तुम उसको वैसा मत समझो, ये समझ लो कि जीने का सलीका क्या होना चाहिए। कि अगर आप ये सोचें कि भाई मैं जाऊंगा तो मैं ठीक से जाऊंगा, अगर आपके भीतर ये चिंता है, चिंता क्या कहें, अगर इसका चिंतन है, ठीक है, तो आप 90% चीजें तो आपके जीवन में गलत नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक बात। 90% संकल्प आप गलत नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है डेस्टिनेशन क्या है। समस्या यही है ना भाई, हम सब आते हैं, जूझ रहे हैं, ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, ये कर लो, वो लेकर कर कुछ लो, जाना नहीं है ना। कलेक्शन बहुत है, कनेक्शन लूज कर रहे हैं। कलेक्शन 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 पर देयर इज नो कनेक्शन। समस्या, आपके पास साधन होना चाहिए, संसाधन होने चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, सब जरूरी है। आज के वक्त में मालूम है मुझे गाड़ी भी बहुत आवश्यक है, आज के वक्त में मालूम है मोबाइल भी बहुत आवश्यक है, सब जरूरी है, लेकिन किसी चीज की गुलामी ठीक नहीं है। भाई भगवान कृष्ण को इतनी सारी रानियां पटरानियां होने के बाद भी योगेश्वर कृष्ण को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? वो किसी चीज में लिप्त ही नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप मेरी उस बात से उसको जोड़ दीजिए जो मैंने कहा ऑब्जेक्टिव। यस, कि आप हैं लेकिन डिस्टेंस से, तो आप लिप्त नहीं है। उचित दूरी बनाए रखें, लिखा होता है ना। एग्जैक्टली, उचित दूरी। तो वो भाई साहब हर जगह बहुत जरूरी है, उचित दूरी बनाए रखे। कनेक्शन और कलेक्शन की आपने बात की, तो मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि श्री बहुत एम्फेसिस करते हैं कि कनेक्शन आदमी का अपने आप से भी लूज हो रहा है। परसों इंटरव्यू के लिए हम लाइनअप कर रहे थे श्री को, तो बारिश हो रही थी। तो श्री ने कहा कि यार जब बारिश होती है तो मैं सो जाता हूँ रजाई ओढ़ करके, और ये मेरी बचपन की आदत है। तो मैंने आपसे कहा कि श्री हाउ अनरोमांटिक यू आर। तो आपने कहा नहीं बाबा, ये तो सबसे बड़ा रोमांटिसिज्म है, अपने आप से प्यार करना है। बड़ी अच्छी बात थी। नहीं, ये फैक्ट है जो आप कह रहे हो। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे साथ समस्या यही हो रही है ना कि हम बाहर से क्या कनेक्ट कर पाएंगे जब हम खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने इतनी सारी लेयर्स अपने, जो मैंने कहा ना, वो जो भीतर का बचपना है, आपने इतनी सारी लेयर्स चढ़ा ली है अपने भीतर कि आप चाहकर भी झांके नहीं पा रहे। तो भाई पहले तो अब आपको वो क्लीनिंग करनी पड़ेगी। यस, ठीक है, आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जब खाली करेंगे सुपात्र बनेंगे। बर्तन ऊपर तक भरा ही हुआ है अगर, तो आप क्या ही डाल लोगे, जो डालोगे अच्छा भी डालोगे तो भी बाहर ही जाएगा। करेक्ट है। तो आपको पहले बर्तन को खाली तो करना पड़ेगा। ये खाली करने की जो प्रक्रिया है, इसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कोई ईश्वर के माध्यम से खाली कर सकता है, कोई वैचारिक शक्ति और वैचारिक प्रक्रिया के माध्यम से खाली कर सकता है, कोई अध्ययन के मार्ग से खाली कर सकता है, अन्य तरीके हो सकते हैं। लेकिन खाली करना, सेल्फ एनालिसिस करना, अपना बार बार अपने आप का आत्मावलोकन करना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे, इससे मुझे याद आ गया भाई, जब मैंने कहा था ना कि मुझे दूसरे शहर पढ़ने भेज दिया था 5वीं जमात में, जहाँ मेरी शरारतों से तंग था। तो वहां मैं जब 5वीं में था, तो मिड टर्म्स में कोई एक फॉरेस्ट अधिकारी का बेटा आया। अच्छा। तो अंग्रेजी में बातें करता था, कुछ इंग्लिश मीडियम से आया होगा। तो जब वो अंग्रेजी में बातें करता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने एक बार उससे कहा, मैंने कहा यार भाई, ये जो तुम बोलते हो ना अंग्रेजी में, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे सिखा दोगे? तो उसने मुझसे कहा कि सिखा तो दूंगा, मेरी एक कंडीशन है। मैंने कहा क्या कंडीशन है भाई? बोले कंडीशन ये, जो टिफिन तुम लेकर के आते हो ना, ये बहुत ही कमाल का होता है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, टिफिन मुझसे शेयर कर लो। तो मैंने कहा यार कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल आराम से खाओ भाई, पर मुझे सिखा देना। बोला हाँ ठीक है। और रोज मेरा टिफिन वो चट करता था, एक आध कुछ पूरी रोटी पराठा जो होता था मैं खा लेता था, उसमें से बाकी भाई खा लेता था। और मुझे कुछ सिखाना शुरू कर दिया। अब महीने 2 महीने 2.5 महीने में हमको लगा बच्चा ये क्या ही सिखाएगा, लेकिन हमको लगा हम अंग्रेज ना हो गए। तो हमने अपने पूज्य पिताजी को चिट्ठी लिखी, तब चिट्ठी का जमाना हुआ करता था, अंग्रेजी में, खाटी अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी, जो उसने सिखाई थी। उसने तो सही ही सिखाई होगी, हमने जो सीखी थी, ठीक है। तो उसमें नीचे मैंने नोट लिख दिया, इसमें जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, व्याकरण दोष हो, वो सब करेक्ट करके आप मुझे भेज दीजिएगा। अब चिट्ठी को जाने में 15-20 दिन लग गए। अब हमें लगे कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, और रोज पोस्टमैन की जान खाते थे हम, अंकल चिट्ठी आई, वो भी इरिटेट हो गए। एक दिन बोले नहीं यार भाई तुम्हारी चिट्ठी, मैं बड़ा मायूस सा हो गया। मैंने कहा आएगी तो जरूर। एक दिन अचानक चिट्ठी आ गई साहब। अच्छा, पापा की? हाँ, चिट्ठी आ गई। तो मैंने बिल्कुल बहुत उत्साह में मैंने चिट्ठी खोली। मैंने कहा बाप रे, आई हैव अचीव समथिंग,
आज तो कुछ कमाल होगा, पिताजी की तरफ से पीठ ठोकी जाएगी। मैंने चिट्ठी जैसे ही खोली हाँ, तो मैंने जैसे ही देखा भाई, तो बस रुआंसा सा हो गया मैं। क्या था मैं उसमें? तो बहुत ही हतोत्साहित हो गया मैं, जितना उत्साह था मनो पानी फेर दिया किसी ने उस पर। हाँ, तो उसमें मोर देन 90% जो वर्ड से उसमें रेड इंक से गोल 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 बना हुआ था। मैंने कहा हो गया कचरा भाई, सारी अंग्रेजी एक तरफ रख दी गई। हाँ, टिफिन का टिफिन गया। टिफिन चला गया, कुछ हासिल नहीं हुआ यार, ये तो ठीक नहीं। लेकिन उन्होंने नीचे फिर उसमें लिखा, बोले बेटा ये जो तुम प्रयास कर रहे हो, उसी चिट्ठी में नीचे जो स्पेस था उसमें लिख करके भेजा। हाँ, बोले बेटा उन्होंने जो सुधार करना था हर उसके आगे उसके करेक्ट वर्ड स्पेलिंग सब लिख करके दिया। भेजे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी वो सुधार के भेजी। हाँ। और फिर नीचे उन्होंने लिख करके भेजा कि बेटा ये जो तुम प्रयास कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। जिंदगी में कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना, उम्मीद नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये सबसे बड़ा सहारा है, ये सबसे बड़ा विश्वास है। अपना विश्वास, अपनी उम्मीद, अपना प्रयास, ये कभी नहीं छोड़ना। और कभी भी हमेशा अपने बारे में सोचते रहना कि क्या ठीक कर रहे हो, क्या ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने 4 लाइनें लिख करके भेजी नीचे। हाँ, और उन 4 लाइनों ने भाई साहब उस वक्त जादू कर दिया मेरे ऊपर। उन्होंने लिख करके भेजा था, ऊंचाई छूने जिनके हाथ नहीं उठ सकते वो पौने भला कैसे ऊंचे उठ सकते हैं। वाह वाह। जिनके जीवन की चादर मैली रही सदा, वो दाग दूसरों के कैसे धो सकते हैं। वाह। तो भाई यही है वो जो आप कह रहे हैं ना, खुद से जुड़ने की प्रक्रिया। जी। तो आप अपने आप से जुड़े। कबीरदास कह गए ना भाई, जस की तस धरती नी चलरिया। हाँ, तो बस यही है। और दरअसल जीवन का सार भी मैं कहूँ तो यही है। और वरना तो ठीक है फिर, हे प्रभु दर्शन दे दो, हे प्रभु दर्शन दे दो। प्रभु आ जाते हैं, हम प्रभु से बतिया भी नहीं पाते हैं, बात ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए उस परम सत्ता, उस परम चेतना, उतनी शुद्ध चेतना से संवाद करने के लिए भी आपको उतना नहीं तो उसके आसपास का शुद्धिकरण आपको चाहिए होता, तभी आप जुड़ पाते हैं उससे। वरना तो फिर ये हो जाता है ना कि वो आए और अपन मौन हो गए। मुझे लगता है आपके संदेश बड़े काम आएंगे हमारे दर्शकों के। और हमारा गंतव्य भी आ गया है, फिल्म सिटी आ चुकी है। तो मैं अपने शो की तरफ जाऊंगा, आप अपने शो की तरफ जाएंगे। उम्मीद, प्रयास जो पिता की सीख थी, मुझे लगता है कि उस पर आप अनवरत और सहज भाव से चल रहे हैं श्री, और हमें भी चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। भाई देखो, खींचतान करने वाले तो जीवन में मिलते रहेंगे। आप जिस समाज में वहां ये सब होता रहेगा। ठीक है। हाँ। आपकी लैग पुल भी किया जाएगा, अच्छे काम पर भी क्रिटिसाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब हो सकता है। ठीक है। हाँ। लेकिन आपने अगर अपना हौसला खो दिया, उम्मीद खो दी, आकर्षण खो दिया किसी चीज के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने सब कुछ खो दिया, खुद को भी खो दिया। तो वो एक चीज तो बनी रहनी चाहिए, वो हौसला बना रहना चाहिए। ठीक है कि किसमें जुर्रत जो मेरे परवाज में कोताही करे। हाँ। किसमें जुर्रत जो मेरे, आप लोगों को बता दूं, परवाज यानी हाई फ्लाइंग, ऊंची उड़ान। ऊंची उड़ान। कि किसमें जुर्रत जो मेरे परवाज में कोताही करे। मैं परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करता हूं। तो ये हौसलों की उड़ान मेरी, आपकी, आपके तमाम दर्शकों की सदा बनी रहे, और वक्त के साथ कदम ताल करते हुए हम सब चलते रहें। जरूरी है भाई, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है ना। क्यों ना कितनी ही कठिन हो, क्यों ना कितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। और मैंने देखा है कि आपने अपने हौसलों से तमाम तरह की चट्टानों को आपने पार किया, तमाम तरह के ऑब्स्टिकल्स को पार किया है। तो मैं तो कहता हूँ लोगों को, भाई आप लोगों को अनुराग मुस्कान से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सब इनसे बड़ी प्रेरणा लेते हैं कि जीवन की तमाम विसंगतियों से जूझते हुए। और मैं आप सबको बता दूं, मैंने तो इनका वो दौर भी देखा है। जैसे मेरी माँ अगर जबलपुर में बीमार थी, वो वेंटिलेशन पर थी, मैंने वहां से शूट किया जैसा अनुराग ने कहा। तो इनका भी बता दूं, हमारी आदरणीय भाभी जी यानी अनुराग की पत्नी, ठीक है, वो एक बहुत बुरे दौर से गुजरी। उनके 1-2 मेजर ऑपरेशंस हुए जी। और उस वक्त भी, उस दौरान भी मैं इनको देखता था कि उतने ही शिद्दत के साथ अपने काम को आकर के करते थे। बाकी की चीजें भी संभाल रहे होते थे, घर में बच्चे भी संभाल रहे होते थे। तो ही इज अ कंप्लीट मैन, मतलब सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी शायद वही संघर्ष जो था इनको यहाँ तक लेकर किया गया, और आज ये मुस्कुरा रहे हैं। तो भैया ऐसा ही है, जिंदगी संघर्ष का नाम है, चुनौतियों का नाम है। आगे बढ़ते चलो, प्रभु का नाम लेते रहो। वाह, मैं क्या बताऊं, मेरा ये कारनामा रोकने का मन तो नहीं कर रहा है श्री, लेकिन अब मैंने कहा चूंकि बाध्यता है समय की, क्योंकि हम और आपके अपने अपने शोज भी हैं, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपके इस कारनामा के सफर से
तमाम सारे हमारे दर्शकों को एक राह मिलेगी, बिल्कुल। एक संदेश मिलेगा। और मैं ये शुभकामनाएं आपको देता हूं श्री की सनसनी को तो एक कारनामा आपने बना ही दिया है अपने प्रयासों से, अपनी एंकरिंग से। इसके अलावा भी आप जो करें वो एक कारनामा साबित हो, जो कि निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि उसके साथ आप एसोसिएट होंगे, आप जुड़े होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री धन्यवाद। कारनामा के लिए वक्त निकालने का। लेकिन आपने जो कारनामा किया है वो परफेक्ट जेल कर रहा था मेरे इस शो के साथ, तो मैंने कहा कि इतने सालों पुरानी जान पहचाने तो क्यों ना श्री का आशीर्वाद लिया अरे जाए। एनी टाइम बाबा, आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए तो एनी टाइम यार, कहीं कोई समस्या नहीं जी। है। और बस आपके भाई भरपूर प्यार मेरे भाई को दीजिए, खूब आशीर्वाद दीजिए, खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको ये इन्होंने कहा नहीं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, मैं तो सबसे पहला व्यक्ति रहूंगा, ठीक है। और इनको सुनते रहिए, मुझे तो क्या सुनेंगे, इनको सुनते रहिए तो आपको अपने आप जीवन का रस आना। मैं जब इनकी आवाज सुनता हूँ, आज जब मैंने हंसी सुनी इनकी, जो खिलखिला करके हंसते हैं बिल्कुल मुक्त भाव से, तो मैंने कहा यार बाबा कितनी मिस करते हैं यार आपकी हंसी हम लोग। तो अनुराग भाई, आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट यूं ही बरकरार रहे। और मैं तो बाकी सबसे भी कहूंगा कि सुनने वाले भी, देखने वाले भी समझ लें कि भाई कार में इस तरह के कारनामे भी होते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी जरूरत है श्री, आप जैसे मेहमानों की जरूरत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कोई क्लोजिंग नहीं करूंगा सिवाय इसके, आपने सब कुछ कह दिया अपनी तरफ से। सिवाय इसके मैं कुछ नहीं कहूंगा कि दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कारनामा के अगले एपिसोड में बहुत जल्द ऐसी किसी और एक शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबा। हर हर महादेव।